हेलो एवरीवन, दिस इज उपेंद्र एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा एक क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें मैं आप लोगों को रस्ट बेसिक का एक क्रैश कोर्स कर रहा हूँ, जिसमें आप स्टार्ट कर सको ब्लॉकचेन डेवलपमेंट या फिर कोई भी प्रोजेक्ट आप रस्ट पे स्टार्ट करना चाहो। जो बेसिक रस्ट चाहिए वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। इसका ये फोर्थ वीडियो है दोस्तों, एंड ये लास्ट वीडियो भी है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट करने वाला हूँ बचे हुए हमारे टॉपिक रस्ट बेसिक्स जो आपको इतनी आनी चाहिए। उसमें है दोस्तों हमारे कस्टम टाइप। हम लोगों ने कल ओनरशिप की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ली। एक तीसरा वीडियो पूरा उसी पे था दोस्तों, वो जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और उससे उसके बाद अब हमारे पास बच रहे हैं दोस्तों कस्टम टाइप, जो आप रस्ट में सबसे ज्यादा कोड में देखोगे। स्ट्रक यूज होते हुए, टपल यूज होते हुए, और उनके ऊपर आप मेथड्स यूज होते हुए देखोगे कि मेथड्स और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। ये काफी सारी चीजें आप देखोगे किसी भी कोड में, सबसे ज्यादा आपको यही मिलता है। ये होते क्या हैं, ये हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम लोग ये फिफ्थ चैप्टर स्टक और एनम दोनों कंप्लीट करेंगे, सिक्स चैप्टर। एंड देन आप अपना प्रोजेक्ट मैनेज कैसे कर सकते हो, प्रोजेक्ट और क्रिएट में डिफरेंस क्या है, ये सब चीज कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द डिफिनेशन ऑफ स्ट्रक। जैसा कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पे बताया है स्ट्रक आर सिमिलर टू टपल। तो हम लोगों ने अभी तक जो डाटा टाइप पढ़े थे, कौन से पढ़े थे? पहला था हमारा सिंगल डाटा टाइप, जिसमें सिंगल वैल्यू यूज होती है। ठीक है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में जो हमारे थे वो सिंगल टाइप के थे, जिसमें केवल एक कैरेक्टर या एक वैल्यू स्टोर होती थी। दूसरा था हमारा कॉमन या कलेक्शन डाटा टाइप, जो कलेक्शन वैल्यूज होती थी, जैसे हमारा एरे हो गया, हमारा टपल हो गया। दोस्तों टपल अगर आपको ना याद हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डिफरेंट डाटा टाइप्स, लाइक आप प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में हमारे इंटीजर्स हो गए। ठीक है, अगर हमें एक कलेक्शन बनाना है किसी डाटा टाइप में, जिसमें मेरे इंटीजर्स भी हो और स्ट्रिंग्स भी हो और हमारे यूनिट टाइप के भी हो, उन सबको एक साथ कलेक्ट करने का जो डाटा टाइप होता था वो टपल होता था। और एरे में क्या होता था, उसमें एक टाइप के ही बहुत सारे डाटा हम स्टोर कराते थे, वो सिंगल टाइप के होते थे। मल्टीपल टाइप जब हम करते थे तो उसे टपल में स्टोर करा लेते थे। तो ये कह रहा है स्ट्रक्ट भी सिमिलर टपल जैसा है। बस हम लोगों ने क्या किया है, उस टपल को और अच्छी तरीके से रीडेबिलिटी उसकी बढ़ा दी है, कि डेवलपर उसको और बेहतर तरीके से यूज कर पाए। वो कैसे करेगा दोस्तों? तो जो टपल की फील्ड्स होती थी, उसको हम लोग कैसे, हम डाटा उसको फेच करना होता तो कैसे करते थे? हर इंडेक्स पे हम लोगों ने एक डाटा रखा होता था। लाइक मैंने आई32 टाइप का एक मैं आपको टपल का एग्जांपल दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास टपल जो प्रिमिटिव डाटा टाइप हमको स्ट्रक्ट प्रोवाइड करता है वो मैंने बना लिया है। दोस्तों जैसे अभी आपका आधार कार्ड का डाटा है, ठीक है? मेरे आधार कार्ड का अलग डाटा होगा, तुम्हारे आधार कार्ड का कुछ अलग होगा, ठीक है? तो मैंने एक टपल में उसको स्टोर करा लिया। जैसे मेरा नाम उपेंद्र है, मेरा मोबाइल नंबर कुछ और है, ये नहीं है, ठीक है? मेरा मोबाइल नंबर कुछ और है, ठीक है? और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, या फिर मान लो दिल्ली का रहने वाला हूँ, ठीक है? तो जो मेरे आधार कार्ड में सारा डाटा मेरे रिलेटेड स्टोर होगा, तो मैंने एक डाटा टाइप बना लिया, ठीक है? और इसको नाम रख दिया आधार टपल, ठीक है? अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे दिखा सकता था। तो फ्रेंड्स मैंने कोड में थोड़ा-सा चेंज किया है। मैंने एक पहले डाटा टाइप बनाया दोस्तों जो टपल होगा। उसमें कौन-सी वैल्यूज़ स्टोर हो होंगी? पहला एक स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग स्लाइस स्टोर कर रहा होगा। दूसरा वो U32, स्ट्रिंग स्लाइस में क्या है, वो नेम स्टोर कर रहा होगा। दूसरा U32 टाइप का होगा जो मोबाइल नंबर स्टोर कर रहा होगा। तीसरा एक स्ट्रिंग स्लाइस टाइप का होगा जो आधार कार्ड स्टोर कर रहा होगा या फिर आपका एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। तो एक सिंपल सा मैंने एक टपल बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, कोई भी बंदा आएगा, जैसे मैंने पप्पू का बनाया, फिर पप्पू आधार टपल, या फिर पप्पू का आधार टपल क्या होगा, आधार कार्ड की डिटेल्स मैंने स्टोर कर ली, ठीक है? अभी मैं इसी को कॉपी करके किसी और का बना देता हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ अगर, अभी मैं यहाँ पे पप्पू की जगह पे गप्पू कर लूँ या फिर टीपू कर लूँ, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं टीपू का नाम रख दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मुझे आधार कार्ड का डाटा स्टोर कराना हो किसी एक बंदे का, तो उसको पूरा रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये देखो, ये पूरे आधार कार्ड को ये रिप्रेजेंट कर दे रहा है। पप्पू के आधार कार्ड की सारी डिटेल एक जगह पे स्टोर करा पा रहा है, ठीक है? टीपू की ऐसे मेरे को क्या करना पड़ता है, पप्पू का नाम अलग स्टोर कराना पड़ता है, अगर मैं सिंपल प्रिमिटिव डाटा टाइप ही यूज़ करता जिसमें मैं एसटीआर थे, जिसमें एक-एक वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है? पर मुझे अभी कलेक्शन की ज़रूरत थी कि भाई बंदे ने जो अपना आधार कार्ड की डिटेल दी, मैं उसको एक साथ स्टोर करा लूँ। इसमें कल को मुझे प्रिंट कराना हो, फेच करना हो डिटेल, तो मैं सीधा पप्पू आधार टपल को कॉल कर लूँगा और ये सारी डिटेल उठ के मेरे पास चली आएगी। दैट्स व्हाई आगे कोड को रीडेबिलिटी आपको सिंपल बनाने के लिए आपको कोड ये यूज़ किया जाता है दोस्तों। अब कोई भी बंदा आएगा, अपना आधार कार्ड डिटेल डालेगा, उसके नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता जाऊँगा और उसमें वो सारी चीज़ें स्टोर करता जाऊँगा और उसका जो टाइप होगा, ये टपल होगा। ठीक है दोस्तों? आपको इतना समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे मुझे इसको प्रिंट कराना हो, यूज़ करना हो तो मैं कैसे करूँगा? तो आप देख सकते हैं कि इसने सीधा आधार टपल, सॉरी इसको मैंने पप्पू कर दिया, तो मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा,
सारा ही चेंज कर दिया। अब दोस्तों इसको रन करते हैं, अगर कार्गो रन, तो यहाँ पे मैंने चेंजेस कर दिया, उसकी वजह से एरर आ रही है। अब दोस्तों देखिए इसमें एरर आई है, वो कह रही बाय डिफॉल्ट ये i32 यूज करता है, बट जो आपने वैल्यू स्टोर की है इसमें, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये क्या यूज करता है, i32 यूज करता है, बट आपने जो वैल्यू स्टोर की है, देखिए लास्ट में एरर आई है, कंसीडर यूजिंग i64, आपने वैल्यू जो डाली है इसके अंदर वो कौन सी, देखो मैंने यहाँ पे कोई टाइप तो बताया नहीं, ठीक है, तो मैंने ये बाय डिफॉल्ट उठाएगा, ये i32 उठाएगा, बट क्या i32 में ये पूरी वैल्यू नहीं आ पा रही है, तो कह रहा है भाई इसमें आपको टाइप अब बताना पड़ेगा, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे जैसे पूरा यूज करते हैं टपल को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो टपल यहाँ पे पूरा बताना पड़ेगा, तो यही चीज मेरे को बतानी थी एक्चुअली, यही लिख देते हैं फिर, ठीक है, और यहाँ पे 64 कर लेते हैं, U64, देखते हैं अभी ये रन होता है। अच्छा मेरे को आगे दूसरे वाले में भी बताना था, टीपू में भी कह रहा है कि ये लिखो भाई, ठीक है, टीपू में भी लिख देते हैं, तुलसी कर लेंगे, और अब देखते हैं क्या आता है। अभी देखिए रन हो गया, इसने आधार कार्ड यूजिंग टपल बनाया है, इसमें नाम बता दिया पप्पू, यू आईडी क्या है उसका, ठीक है, और एड्रेस क्या है, ठीक है, ये सारी डिटेल आ गई। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि मैंने सारी डिटेल एक जगह पे लिख ली थी, तो वो एक वेरिएबल कॉल करके मैंने उसकी एक-एक चीजें रीड कर ली, पहले 0th इंडेक्स पे, पहले इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे। पर आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रही है, मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये है दोस्तों कि ये तो मैंने यहाँ पे स्टोर करा रखा था, ठीक है, डिटेल मेरे को पता है, आधार कार्ड की डिटेल मैंने स्टोर करा रखी है। 0th नंबर पे नेम है, फर्स्ट नंबर पे हमारा आधार आईडी है, और सेकंड नंबर पे हमारा एड्रेस है, ठीक है, ये हमें पता है। बट कल को आधार कार्ड का डाटा पूरी दुनिया यूज करेगी, ठीक है, वो हमसे हमारे डाटाबेस से वो टाइप फेच करेगी। उसे क्या पता है कि वो 0th इंडेक्स कॉल करा के नाम लिखे, वो प्रिंट एलन कराएगी, उसने प्रिंट कराया, आधार कार्ड का डाटा दिखाया, उसने कैसे जानना है कि भाई ये जो वेरिएबल आ रहा है उसका डॉट जीरो कराऊं तो मेरे को नाम मिलेगा, उसको नाम प्रिंट कराना है, वो कंफ्यूज है, उसने डॉट वन करा दिया, तो उसको नाम चाहिए था, जा रहा है क्या उसका आधार आईडी। तो ये एक स्टैंडर्ड, या फिर मेरे को स्टैंडर्ड बना के लिखना पड़ेगा सबको कि भाई मेरा ये डाटाबेस यूज कर रहे हो तो उसमें जाके देख लो, जीरो पे ये है, ये है, ये है, ठीक है, और मान लो उसमें हमने 1000 चीजें यूज की हैं, स्टोर की हैं, मैंने एक बनाया बहुत बड़ा सा, इसमें 50 चीजें स्टोर की हैं, तब तो वो बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, अभी तो मैंने 3 ही चीजें स्टोर की थी ना। तो ये डाटा टाइप ना हमारे यूज केस के हिसाब से दोस्तों इसमें कमी आ रही थी, सही बैठ नहीं रहा था, और ये डाटा टाइप हमको वहां पे दिया था, तो हमें ऐसा डाटा टाइप चाहिए था जिसमें मैं बता पाऊं, बंदे को बताना ही ना पड़े, और वो डाले कि भाई इस डाटा टाइप का नाम दे दो, यहाँ पे लिखे पप्पू आधार टपल डॉट नेम, और वो नेम उठा के ले आए, उसको नहीं मतलब वो जीरो पे किस पे कहेगा, भाई मेरे को नाम निकाल के तो नाम दे दे, वो कहेगा आधार आईडी निकाल के तो आधार आईडी दे दे, मोबाइल नंबर निकाल के तो मोबाइल नंबर दे दे। ऐसा डाटा टाइप बनाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, तो चलिए वो भी बना लेते हैं। तो गाइस इस टपल को जैसे हम लोगों ने बनाया, एक्चुअली मैंने पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया, देन देखा कि वीडियो बीच में रुक गई थी, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम लोगों ने कर लिया था, उस प्रोग्राम में हम लोगों ने एक टपल क्रिएट किया था, इसको आधार कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड देन वी हैव प्रिंटेड इट यूजिंग दिस, हमने उसकी सारी फील्ड को प्रिंट कराया था। बट जो हम लोग इस कंक्लूजन में पहुंचे थे कि भाई ये एफिशिएंट तरीका नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि नेम किस पोजीशन पे आ रहा है एंड ऑल, तो इन सारी चीजों को, ऐसे डाटा टाइप्स, ऐसी डाटा सिचुएशन जो हमारी आती है, ऐसे जो हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं, उनके लिए एक डाटा टाइप अलग बनाने का मेथड्स हमको प्रोवाइड किए गए, जो यूज़ हो सकते हैं, जो डेवलपर्स को काफ़ी यूज़फुल होंगे। उनको हम लोगों ने कस्टम डाटा टाइप बोले, बिकॉज़ उनका ज़िक्र मतलब उसको यूज़र अपने हिसाब से बनाए। हमने ऐसे डाटा टाइप बनाए जो कस्टम हो सकते हैं। अभी जो डाटा टाइप है जैसे यूएन टाइप का हो गया, यूएन 38, यूएन 8, ठीक है? और वी कैन से इंटीजर, और हमारा स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग लिटरल हो गया, अरे हो गया, टपल हो गया, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। बाकायदा इनके बारे में लैंग्वेज में सब कुछ डिफाइंड है, इनके साथ डील कैसे करना है एंड एवरीथिंग। बट फ्रेंड्स, अब हमें ऐसे कुछ डाटा टाइप चाहिए जिनके बारे में यूजर अपने हिसाब से लिखे, और लैंग्वेज में उन सारी चीजों को लिख पाना पहले से पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा अपना डाटा टाइप का नाम आप खुद दे सकते हो, जैसे मैंने टपल दे दिया, ठीक है, तो टपल पहचानने की क्या तरीका है कि मैंने आप लोगों को बताया, टपल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, आप ऐसे लिख देते हो, ठीक है, ये टपल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। दोस्तों ऐसे ही हम लोगों को स्ट्रक्ट बनवाया गया, हम लोगों को एक कीवर्ड दिया गया है जिसका नाम रखा गया स्ट्रक्ट। उस स्ट्रक्ट को यूज करके आप नया डाटा टाइप बना सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये आप जो एग्जांपल भी देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज किया है, अभी इस पे मत जाइए आप, ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हैं,
तो फॉर नाउ ये वाला एग्जांपल देखो, मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया आधार कार्ड नाम से, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो आगे कंप्लीट हो चुका था, काफ़ी चीज़ें मैं बता चुका था, बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आधार कार्ड नाम का मैंने एक स्ट्रक्ट बना लिया। अभी दोस्तों, ओके, व्हाट इज़ दिस प्रॉब्लम? ओके। तो अभी हम लोगों ने जो आधार कार्ड रिप्रेजेंटेशन बनाया था, वो हमारा टपल था और उसको हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर कराया था दोस्तों। ऐसे ही सिंपल सा आधार कार्ड के लिए हमने जो डाटा टाइप बनाया, वो बनाया इस बार स्ट्रक्ट। दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जो डाटा टाइप है, ये हमारे प्रोग्राम को पता नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने कीवर्ड लिया कि डाटा टाइप डिफाइन कैसे करेंगे। उस डाटा टाइप का यूज़ करके हम लोग अभी तक वेरिएबल बना रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने टपल डाटा टाइप का यूज़ करके डायरेक्टली वेरिएबल बनाया, क्योंकि वो डाटा टाइप हमारी लैंग्वेज को पता है। बट अभी तो डाटा टाइप का नाम ही नहीं पता ना, तो पहले उस नाम को डिफाइन करो। फिर उसका यूज़ करके हम लोग उसको उसका वेरिएबल बनाएँगे, उसका इंस्टेंस कहते हैं, उसको हम लोग कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में इंस्टेंस क्रिएट करना कहते हैं। तो हमने यहाँ पे डाटा टाइप के डिफाइन करने के लिए पहले हमने बताया स्ट्रक्ट, कि भाई डाटा टाइप जो हमारा वो स्ट्रक्ट टाइप का होगा। उसके आगे जो हम नाम लिखेंगे वो एक्चुअली हमारे डाटा टाइप का नाम होगा, जैसे हमारा इंटीजर हमारा कैरेक्टर यूज़ होता है, वैसे यहाँ पे आधार कार्ड नाम हमने रख दिया डाटा टाइप। हमने कहा उसके अंदर 3 फील्ड होंगी। पहली जो फील्ड होगी उसका नाम नेम होगा, दूसरी का होगा आधार आईडी और तीसरी का होगा एड्रेस, ठीक है? तो ये यूआईडी, नेम और एड्रेस 3 फील्ड्स होंगी और उनके अंदर जो डाटा सेव होगा वो स्ट्रिंग U64 और स्ट्रिंग होगा। तो ये 3 तरीके का डाटा था जो हमें चाहिए था और ये आपस में इंटररिलेटेड थे, हमें इन तीनों को एक साथ यूज़ करना होता था, तो हमने इनको एक कस्टम कलेक्शन में बिल्ड कर दिया। तो हमने इनका एक कलेक्शन बनाया, ठीक है? उस कलेक्शन को बनाने के लिए जो हमें कीवर्ड चाहिए उसका नाम है स्ट्रक्ट। उसके नियम हमारी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं कि हम कैसे बना सकते हैं अपना डाटा टाइप। उसमें उसने बताया कि भाई आप फ़ील्ड दे सकते हो कि ये फ़ील्ड हैं और ये इतनी फ़ील्ड्स हम लोग को स्टोर करनी है, हम चाहें तो और बढ़ा सकते हैं और वो जो फ़ील्ड्स होंगी वो किस टाइप की होंगी? वो हमारी प्रिमिटिव टाइप की होंगी। ठीक है दोस्तों? तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे डाटा टाइप बनाया है अभी, उसका नाम रखा है। अब इसका यूज़ करके हमने इंस्टेंस क्रिएट किया। भाई मैंने डाटा टाइप बना लिया अपने यूज़ के, भाई हम आधार कार्ड का डाटा स्टोर कराएँगे उपेंद्र के नाम से, मैं उपेंद्र हूँ, आप धर्मेंद्र हो आपके नाम से, तो इतनी-इतनी चीज़ें मेरे से लेनी है, उसका नाम लेना है, उसका आधार आईडी हमको डालना है, उसका एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर भी हो सकता है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने सिंपल रखा है। वो सारी चीज़ें हमने बना ली, अब इसका इंस्टेंस क्रिएट कर के जैसे कोई बंदा आएगा अपना आधार क्रिएट करेगा, मैं उसका इंस्टेंस क्रिएट करके फटाक से चीज़ें स्टोर कराता जाऊँगा। जैसे मैं गया और मैंने कहा भाई पप्पू का आधार कार्ड बना दो, तो पप्पू से कहा भाई अपना नाम बताओ, तो उसने नेम बताया तो मैंने उसको स्ट्रिंग टाइप है, तो मैंने स्ट्रिंग और फ्रॉम आपको पता है कि ये अभी आप ये एसोसिएट फंक्शंस होते हैं। आने वाले लेक्चर में यहीं पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये क्या है, तो एक्चुअली ये एसोसिएट फंक्शन होते हैं जो डाटा टाइप से कनेक्ट होते हैं। आगे वाली वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये मान लो कि ये स्ट्रिंग लिटरल को स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करता है। तो मेरी को पप्पू को स्ट्रिंग बनानी थी, तो ये पप्पू स्ट्रिंग बनाने में मुझे हेल्प कर रहा है। उसने अपना नाम रखा पप्पू, उसने अपनी यूआईडी बताई ये है और उसने बताया भाई उसको कहाँ रहता है, वो दिल्ली में, वो भी स्ट्रिंग टाइप का है। तो ये हमने बना दिया स्ट्रक्ट। ठीक है। अब ये पप्पू का आधार कार्ड की डिटेल मैंने सब एक जगह पे स्टोर कर ली और उस वेरिएबल का नाम रख दिया पप्पू आधार स्ट्रक्ट। अब कहीं पर भी मुझे पप्पू की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करानी होगी, उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, उसमें कुछ भी करना होगा, मैं इस स्ट्रक्ट को कॉल करूँगा, इसके डाटा को अपडेट कर दूँगा या फिर प्रिंट करा दूँगा, कुछ कर दूँगा। कितना ईज़ी हो गया पप्पू की डिटेल के साथ डील करना। ठीक है दोस्तों? अभी आप देख सकते हैं इसको जब मेरे को प्रिंट कराना होगा, जैसे हम लोग टपल होके कराते थे, टपल में क्या करते थे डॉट लगाते थे, ऐसे पप्पू आधार स्ट्रक्ट है, इसमें भी हम डॉट लगाएँगे और उसकी फील्ड का नाम रखेंगे और प्रिंट करा देंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई ये टपल और इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं और आपको दिखाऊँ कि क्यों नहीं है इसके में डिफरेंस, तो मैं इसको टपल को थोड़ा स्ट्रक्ट जैसा लिखने की कोशिश करूँ। ठीक है दोस्तों? तो एक्चुअली में होता क्या है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है अस्सा, ठीक है? उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ जो ये मेरी टपल है, ठीक है? अब मैंने बोला इसको अभी कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंट्स हटाते हैं और मैंने आपको बोला कि आधार जो इंस्टांस है ये आधार का सॉरी स्ट्रक्ट का वो ऐसे दिखता है। तो टपल भी तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है दोस्तों। अगर मैं इसको थोड़ा-सा चेंज करूँ और इसको ऐसे लेके आऊँ और इन सारी चीज़ों को ऐसे कर दूँ, तो आपको भी दिख रहा है कि भाई ये जो टपल है, जिसको हमने आधार टपल नाम दे दिया था अभी यहाँ पे एक टाइप दिखाने की कोशिश की थी, बट एक्चुअली ये जो हमें यहाँ पे टाइप नहीं बताना पड़ता, हम ब्रैकेट लगा देते तो खुद ही को समझ जाता भाई टपल है। यहाँ पे 3 फील्ड है ना इसकी, देखा जाए तो ये 3 फील्ड हैं और इनको रिप्रेजेंट फील्ड का नाम क्या है? तो वहाँ पे जैसे मैंने नेम रखा, यहाँ पे 0 उस चीज़ से फेच कर सकते हैं, 1 से फेच कर सकते हैं, फिर 2 से इसकी वैल्यू को फेच कर सकते हैं। तो एक तरीके से अगर आप देखो, ठीक है दोस्तों? तो एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा टपल ऐसे ही तो काम कर रहा है। जी। अब आप देख सकते हैं ये टपल की डेफिनेशन को देखो, अगर मैं इसको ऐसे कॉपी कर दूँ, ठीक है? और इसके बगल में लिख दूँ दोस्तों अभी के लिए, तो आपका कन्फ्यूज़न मैं क्लियर करूँ तो देखो ये कुछ ऐसा ही तो दिख रहा था। बस मैंने फ़ील्ड्स को नाम दे दिया जो हमें चाहिए था।
हमें चाहिए था कि भाई मेरे को नाम निकालना है आधार से, तो मैं नाम डाल दूँ उस आधार कार्ड पप्पू आधार कार्ड डॉट नेम, तो वहाँ से नेम निकला है, यूआईडी डाल दूँ आईडी निकला है, एड्रेस डाल दूँ एड्रेस निकला है। यहाँ पे हमको 0 1 2 पे कौन-सी चीज़ें हैं ये याद करके रखना पड़ रहा था। कोई नया डेवलपर आता है, कोड देखता है, वो तो कन्फ्यूज़ ही हो जाता है, भाई 0 पे क्या था, उसे क्या पता? तो ये डाटा टाइप इस टपल को थोड़ा-सा एडवांस बना दिया गया है और आपकी यूज़ेबिलिटी बढ़ा दी गई है और कुछ नहीं हुआ है। बस ये कलेक्शन डाटा टाइप ही तो है। यहाँ पे क्या था कि ये चीज़ डालते ही टपल अपने आप ही चीज़ों को मैनेज कर लेता था, समझ जाता था। इसको थोड़ा-सा आपको बताना पड़ेगा, कस्टम टाइप बना दिया गया कि अपने हिसाब से डील कर लो। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इसको भी मैं रिमूव ही कर देता हूँ। इसका आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा होगा, ठीक है? इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्ट टाइप, ओके? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका बेसिक्स मतलब स्ट्रक्ट टाइप बनाना क्यों पड़ा, इसलिए मैं बहुत लंबे से, बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आखिर स्ट्रक्ट टाइप बनाया क्यों गया? ये आई होप आप लोग को अब तक समझ में आ गया होगा। अभी चलिए इसको रन करके देखते हैं दोस्तों, कार्गो रन। और आप देख सकते हैं आधार कार्ड, ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट क्या कराया, प्रिंटलन आधार कार्ड और उसका डाटा, नेम है पप्पू। हम लोगों ने क्या किया पप्पू का आधार कार्ड, पप्पू आधार स्टक में से नेम प्रिंट करा दो। मैंने कहा आईडी प्रिंट करा दो, ठीक है? मैंने कहा एड्रेस प्रिंट करा दो। तो अब मेरे को यहाँ पे ये नहीं बताना है 0 करना है 1, यहाँ पे मेरे को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को पता है नेम उठाऊँगा, नेम आएगा, आईडी डालूँगा, आईडी आएगा। देखिए, अब हमारा जो यूज़ केस था, एक कंप्लीट यूज़ केस बन के निकल रहा है दोस्तों, ठीक है? आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अभी चलते हैं और देखते हैं कि स्ट्रक और कितने तरीके के हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो स्ट्रक को एक और यूज़ केस बताया गया है, भाई स्ट्रक कीवर्ड करके आप किसी टपल को नेम दे सकते हो। तो अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था और मेरे को एक दिक्कत आ रही थी पढ़ाते हुए, लिटरली सच बताऊँ, तो मैं आपको डिफरेंस नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि उसका एक रीज़न है कि भाई जब मैं ये डाटा टाइप डिफाइन करने जा रहा हूँ आधार कार्ड, तो मेरे को यहाँ पे स्ट्रक के आगे एक नाम लिखना है और ये डाटा टाइप बनना है। बट मैंने जब इसको फिर से लाते हैं, ठीक है? सारी चीज़ों को वापस लाते हैं, जो चीज़ें मैंने हटाई थी। क्या? मैंने जब आपको ये बताया कि भाई इससे कंपैरिज़न करने टपल से कंपेयर करने लाया, तो टपल में ना तो कोई कीवर्ड है ही नहीं टपल को डिफाइन करने के लिए। जैसे यहाँ पे आपने लिखा स्ट्रक फिर उसका नाम रखा। अब मैं कोई डाटा टाइप नहीं बना सकता। टपल को दिखाने के लिए कि मेरा ऐसा टपल है, आपको भी पता है टपल भी कस्टम होता है। मेरे को पहले से बताने पड़ते हैं कि ये डाटा टाइप मेरे को उसमें सेव कराने हैं। बट मैं उसको कुछ नाम नहीं दे सकता, क्योंकि वो टपल यहाँ पे मैंने ये डाटा टाइप बनाया है, बट ये टपल का जो डाटा टाइप है ये ऑलरेडी प्रिमिटिव है, तो लैंग्वेज को पता है मेरे को जब बनाना है, तो मुझे यहाँ पे ये अपने आप उठा लेता है। पर मैं चाहता हूँ, ठीक है? मैंने एक आधार का बनाया और मैंने तो यहाँ पे ये 3 डिटेल डाली, इसको पता है कि भाई मैं स्ट्रिंग टाइप का है, पहला दूसरा U32 टाइप का है, तीसरा फिर स्ट्रिंग टाइप का है। बट कल को गलती से मैं चाहता हूँ मेरा जितना भी डाटा आए कल को आधार का, यहाँ पे मैं अगर दोस्तों ये करता कि यहाँ पे मैं गलती से चेंज कर देता और ये हटा देता और यहाँ पे मैं गलती से 78 कर देता, तो ये कोई एरर नहीं देता एक्चुअली। एक्चुअली मेरे को नाम स्टोर कराना था, मैं नाम की जगह पे किसी ने गलती से बंदे ने अपना नंबर दे दिया, कुछ भी बड़ा-सा नंबर दे दिया। वो भी यहाँ पे स्टोर हो जाता, कुछ भी एरर नहीं फेंकता, क्योंकि ये जो टपल है, आप देख सकते हैं ये अभी भी यहाँ पे मैं कोड को रन करूँ तो इसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेट मी शो यू, अभी कार्गो रन कर लो यहाँ पे, यस। एक्चुअली फ्रेंड्स एरर इसलिए आई है क्योंकि मैं जो आप लोगों को एग्जांपल बताने वाला था, मैं बोला था मेरा वीडियो पॉज़ हो गया था, मैंने काफ़ी कुछ बता दिया था एंड फिर देख रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आप देखेंगे एक्चुअल में यहाँ पे वो वैसा टपल है नहीं, आपको ये 2 नाम दिख रहे होंगे, ठीक है? अभी हम इसको रन करें, तो वो मैंने एक्चुअली टपल को इस टाइप में बना रखा था, जिसका मैं एग्जांपल दिखाना चाह रहा था कि मैं उसको एक नाम दे सकता हूँ टपल को, वो ऑलरेडी मैंने कोड में यहाँ पे अगर मैं दे दूँ, दे रखा था। तो फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी इसको पहले रन करके देख लेते हैं, ये एरर्स को सॉल्व करके देख लेते हैं। या चलिए इसको रन करते हैं फिर से और आप देख सकते हैं, ये जो हमारा यूजिंग टपल हमने प्रिंट करा है, नेम, उसका यूआईडी, उसका एड्रेस, सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करा दी। अभी मैंने यहाँ पे एक गप्पू बनाया दोस्तों, यहाँ पे मैंने उसका नेम नहीं डाला, उसकी जगह पे कुछ नंबर डाल दिया है। अगर मैं वो प्रिंट कराना चाहूँ, साथ में लेट्स से मैं यहीं पे करा लेता हूँ कंट्रोल सी और इस चीज़ को लास्ट में करके नेम, ओके सो ये मैंने आधार कार्ड का बना रखा है, ये चीज़ें मेरे को टपल में करनी थी। तो कंट्रोल जेड करते हैं, इसको बैक में जाते हैं। हाँ, तो ये आधार टपल है, तो इसको बैक जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस मैं पप्पू जो है गप्पू कर देता हूँ और इसका नेम प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया नेम। एक्चुअली नेम हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए, बट इसने नंबर भी प्रिंट करा दिया। क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई एक स्टैंडर्ड नहीं बनाया, ठीक है? कि जो मेरा डाटा आएगा इस फॉर्मेट में आए। तो ये जो स्ट्रक्ट टाइप है दोस्तों,
ये स्ट्रक्ट टाइप हमें एक हेल्प कर रहा है कि ये फॉर्मेट हमने डिफाइन करके एक तरीके से हमारा स्कीमा हो गया डाटा का, इस स्कीमा में हमारा डाटा स्टोर होगा एंड इसी फॉर्म में फिर डाटा सारा आएगा। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हुई, कल को नेम अगर वो दूसरे टाइप में डालना चाहेगा तो वो नहीं होगा। बट यहाँ टपल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये टपल किसी एक टाइप का इंस्टांस क्रिएट नहीं हो रहा, वो हर बार खुद से वैल्यू से उठा रहा है कि इसको कौन-सी वैल्यू चाहिए, उस हिसाब से वो अपने टाइप डिफाइन कर दे रहा है। तो ऐसे टपल को नेम देने के लिए, एक स्कीमा बनाने के लिए, ठीक है? ठीक है? आप एक आता है हमारा टर्म, जिसको हम बोलते हैं कि हम स्ट्रक्ट करके उसको टपल बना सकते हैं। स्ट्रक्ट टपल, इसको मैं बताता हूँ, यूजिंग टपल स्ट्रक्ट विदाउट नेम फील्ड टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली टपल स्ट्रक्ट बनाया। ये है तो स्ट्रक्ट, हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखा है, बट साथ में उसमें टपल यूज़ किया क्योंकि मैंने कोई फील्ड नहीं दी है। ठीक है? तो उसके लिए दोस्तों हम लोगों ने किया था, लेट मी गो बैक। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों क्या किया था, हमने यहाँ पे आधार टपल नाम का एक ये जैसे मैंने वेरिएबल यहाँ पे दिखाया था, तो इसको तो भी कमेंट आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अपना वेरिएबल, जैसे मैंने यहाँ पे आधार टपल लिखा हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया दोस्तों ऊपर आधार टपल। इसमें मैंने स्ट्रक्ट लिखा हुआ है, उसका नाम दिया है, बट आगे टपल का यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेट लगा के ना ये वाला ब्रैकेट लगाया है। तो ऐसे हम लोग टपल्स का नेम दे सकते हैं। तो कल को जो भी स्कीमा स्टोर कराना होगा, तो हम वहाँ पे टपल के नेम के थ्रू कर सकते हैं। तो किसी बंदे ने अगर चाहा, अगर वो स्कीमा यूज़ किया हुआ, उसने बताया इस स्कीमा का डाटा है, तो वो उसके टाइप को चेंज नहीं कर सकता। तो ये एक यूज़ केस आता है टपल को नाम देने का, ये भी स्ट्रक्ट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों बात आती है हर डाटा टाइप को जब मैं डिफाइन करता तो मैं बोलता था कि भाई ये हीप टाइप है या स्टैक टाइप का है। तो ये स्ट्रक्ट किस टाइप का होता है? तो एक्चुअली जो कलेक्शन डाटा टाइप्स होते हैं, ये एक्चुअली प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के कलेक्शंस होते हैं। आप यहाँ पे स्ट्रिंग सेव कराते हो, यहाँ पे U64 कराते हो, तो ये एक्चुअली हीप और स्टैक टाइप के नहीं होते। इनके अंदर के प्रिमिटिव्स जो हैं, वो इनको हीप और स्टैक टाइप का बनाते हैं। ये जो प्रिमिटिव्स कुछ स्टैक में सेव होंगे, कुछ हीप में सेव होंगे। वैसे ही जैसे चल रहे थे, आपको इनको एक तरीके से फंक्शन का कोड ब्लॉक देख लेना, उसके अंदर के जो डाटा टाइप्स हैं, उस हिसाब से ये स्टोर हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ का इतना लोड नहीं लेना है। आपको देखना है प्रिमिटिव जो डाटा टाइप अंदर इसमें स्टोर हो रहा है वो किस टाइप का है। ये कलेक्शंस बाकी स्टैक पे जाएँगे और कलेक्शन का नाम आएगा, उसके अंदर ये डाटा टाइप सेव होंगे, जो हीप पे जाने होंगे हीप पे कर देगा, जो वहाँ पे रहने होंगे। ठीक है दोस्तों? तो ये टॉपिक जो था हमारा स्ट्रक्ट का दोस्तों, अब इसका एक यूज़ केस और निकल के आता है। ये तो हमारा हो गया। और उसके बाद आता है मेन टॉपिक हमारा दोस्तों कि मेथड्स क्या होता है? एक्चुअली मेथड्स और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है? हमारे एसोसिएट फंक्शंस क्या होते हैं? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया दोस्तों हमारा इस तरीके से आप समझो कि हमारा कोड ब्लॉक कोड कोड की रीडेबिलिटी जैसे मैंने बोला ना कि चाहते तो हम इसको ऐसे भी स्टोर करा सकते थे, अलग-अलग नेम, आईडी और एड्रेसेस को अलग-अलग सेव करा के भी हम मैनेज करना चाहते तो कर लेते। बट कोड काफ़ी बड़ा हो जाता, उसकी रीडेबिलिटी, उसकी यूज़ेबिलिटी बहुत कम हो जाती, रीयूज़ नहीं कर पाते हम एक चीज़ को। तो उन सारी चीज़ को जैसे मैंने बोला एक स्कीमा बनाने के लिए, तो इसलिए हमको एक कलेक्शन डाटा टाइप बनानी पड़ेगी। भाई ये सिमिलर टाइप के डाटा हमको इंटर रिलेटेड हैं, एक साथ यूज़ करने हैं, तो क्यों ना एक कलेक्शन बना लें कि ये रीडबिलिटी बढ़ जाए। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो कॉन्सेप्ट आया था मेथड्स को, वो क्या होता है कि हमारे जो कलेक्शन डाटा टाइप्स हैं, जैसे स्ट्रक्ट हो गया, एनम हो गया, ट्रेड्स आगे आ पाएगा, तो इनके लिए हम एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक लिख सकते हैं कि भाई जो भी फंक्शंस इनके ऊपर चेंजेस कर रहे हैं, इनके ऊपर लग रहे हैं, हम उनको एक जगह पे लिख सकते हैं। उसका सिंटैक्स होता है, आपको लिखना होता है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने ये स्ट्रक्ट बनाया, ठीक है? ये अभी डाटा टाइप है, इसका इंस्टेंस नहीं क्रिएट किया है। आप ये भी साथ में इम्प्लीमेंटेशन आपने रेक्टेंगल नाम का स्ट्रक्ट बनाया, आपने इम्प्लीमेंटेशन रेक्टेंगल लिखा, कर्ली ब्रेसेट लगाया और उसके अंदर जाके उसके सारे फंक्शंस लिख दिए। ये देखो कर्ली ब्रेसेट यहाँ क्लोज़ है, फंक्शन ये इसके ऊपर लग रहा है। तो आप एक डाटा टाइप के साथ रिलेटेड सारे फंक्शंस को भी लिख सकते हो कि कल को लाइब्रेरीज़ में से बंदा ईज़िली उसको फेच कर पाए कि कौन से मेथड्स इस डाटा टाइप पे लग सकते हैं। दैट मीन्स तो फ्रेंड्स चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे मेथड्स और फंक्शंस में डिफरेंस जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि फंक्शंस जो होते हैं, उसमें जो पैरामीटर होता है और जो हमारे मेथड्स होते हैं, पैरामीटर होता है, उनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। मेथड का हमेशा फर्स्ट पैरामीटर हमारा सेल्फ, ठीक है? तो चलिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। सिंपल सा मैंने एक डाटा टाइप बनाया जिसका नाम हमने रखा है रेक्टेंगल, ठीक है? मैंने एक स्ट्रक्ट बना लिया जिसका नाम रखा मैंने रेक्टेंगल, तो ये स्ट्रक्ट टाइप का है। अब ये टाइप जो बताया मैंने उसमें बताया भाई 2 फील्ड्स होंगी, पहला होगा विड्थ, दूसरा होगा हाइट। मतलब आप रेक्टेंगल कोई बताते हो तो आप रेक्टेंगल किसी को बताता है कि भाई ये रेक्टेंगल है, तो उसमें क्या बता दोगे इसकी विड्थ इतनी, हाइट इतनी है, तो आप रेक्टेंगल टाइप का एक डाटा टाइप बना लिया। आपको मैं ये बता दूँ ड्राइव डिबग यूज़ होता है कि ये जो डाटा टाइप्स होते हैं, अब आप कल मैंने दिखाया था कि प्रिंट नहीं कर पा रहा है। हर टाइप को प्रिंट एलन हर टाइप को प्रिंट कर पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं डिबग का, ठीक है? आप डिबग का यूज़ करोगे तो ये हेल्प करता है आपको उसको प्रिंट कराने में, प्रिंट एलन की हेल्प करता है माइक्रो की। ठीक है दोस्तों? तो ये हमारा एक डाटा टाइप है, इसके ऊपर हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अब इसका एरिया फाइंड करने का एक तरीका है, मैं एक फंक्शन बना लूँ एरिया नाम का। फ्रेंड्स मैं बाउंड्रीज़ दिखा दूँ यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रक्ट है, ये इसकी बाउंड्री हो गई। मैंने बोला ना कर्ली ब्रेस से ज़्यादा ब्रैक बाउंड्री हो जाती है, तो ये एक डाटा टाइप है। ये मैंने फंक्शन बनाया है, इसकी बाउंड्रीज़ को क्लोज़ कर सकते हैं देखो। ये मैंने एक इम्प्लीमेंट ब्लॉक बनाया था, कोड ब्लॉक है, इसको भी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा ये मेन।
ठीक है। मेन में मैंने देखिए ये इसको इनिशिएट किया है, मैंने बोला था ये टाइप जो डिफाइन करते हैं इसको बाहर पैरेंट में डिफाइन कर लेते हैं कि कल को कहीं पर भी यूज़ करना हो, तो ये थोड़ी ना ये मेन में ही यूज़ हो, ये तो मेरा ये फंक्शन है इसके अंदर मेरे को यूज़ करना होगा, ठीक है। मैंने ये फंक्शन बनाया जिसमें पैरामीटर दे रहा हूँ, ये रेक्टेंगल टाइप का पैरामीटर है। मैंने उसका नाम रखा है रेक्ट और उसका टाइप क्या बताया रेक्टेंगल टाइप का और उसको मैंने रेफरेंस बना दिया क्योंकि मेरे को ओनरशिप लेनी नहीं थी। अब ये पैरामीटर जो है दोस्तों, इसको यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पे एरिया कैलकुलेट किया और उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था फंक्शंस में ये जो इधर को लगाते हैं रिटर्न होता है। तो ये फंक्शन हमारा क्या काम कर रहा है, ये एरिया कैलकुलेट करके उसको रिटर्न कर रहा है। तो ये मैंने फंक्शन भी बाहर बना दिया, मेन में बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने बाहर बना दिया कि कल को कहीं पर भी यूज कर सको। तो ये सब कुछ पेरेंट रूट में हम लोग फेंक रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। पेरेंट वाले में बाउंड्री में डाल रहे हैं, ये इम्प्लीमेंट ब्लॉक अभी छोड़ दें। तो मेन में मैंने क्या किया, एक इंस्टांस क्रिएट किया रिएक्ट वन नाम का। वो किसका इंस्टांस है, इस डाटा टाइप का, रेक्टेंगल डाटा टाइप का। तो मैंने बताया रेक्टेंगल डाटा टाइप का इंस्टांस क्रिएट करना है, उसमें 2 फील्ड डालनी है, प्लस डालना है, हाइट डालना है, 30 और 50 मैंने ले ली। फिर मेरा प्रिंटलन क्या कर रहा है, प्रिंटलन जाएगा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैंने प्रिंटलन में डाल दिया भाई ये वाला पूरा लिखा और इसके अंदर मैंने ये कर्ली ब्रेसेस डाल के, आपको पता है ये जो चीज़ डालते हैं उसमें क्या होता है कि ये वैल्यू जो आएगी फेच होके वो चली जाएगी। तो ये हमारा एरिया फंक्शन कॉल होगा, उसमें हम लोगों ने रेक्टेंगल 1 डालना है, रेक्टेंगल 1 एज़ अ पैरामीटर जाएगा और वो एरिया कैलकुलेट करेगा और उसको रिटर्न कर देगा, वो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। ये सिंपल सा काम हम करा रहे थे। ऐसे ही आपको कोई भी रेक्टेंगल टाइप या फिर कोई भी स्ट्रक्ट यूज़ करोगे, उसपे कुछ भी फंक्शन चलाओगे, ऐसे यूज़ करते हैं हम लोग, बेसिक बेसिक तरीका था। अब बात आई कि भाई फिर मेथड यूज़ करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो उसको देख लेते हैं, मेथड होता होता कैसे? अब अगले प्रिंटलन में मैंने मेथड यूज़ किया तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ समझ में आया हमें करना क्या था? सिंपल सा एरिया कैलकुलेट करके उसको प्रिंट कराना था, किसका? रेक्टेंगल का। अब मैं रेक्टेंगल कल को कुछ और बना सकता हूँ। मैंने एक यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया है जिसमें ब्रेड्थ और हाइट ये है। कल को मैं यहाँ पे करता हूँ रेक्ट 2 बना देता हूँ, ठीक है? रेक्ट 2 बना दूँ और यहाँ पे 30 की जगह पे 60 कर दूँ। अब मेरे को एरिया कैलकुलेट करना होता, ठीक है? तो मुझे कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे सिंपल सा एक और लगा लेते हैं। मान लो मैंने कह दिया इसी में दोनों रेक्टेंगल का है, तो यहाँ पे कॉमा लगा के मेरे को ऐसे लिखना है, एरिया डालना है और मैंने ओनरशिप तो लेनी नहीं है, तो रेक्ट 2 दे दिया। तो ये ऐसे चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप कभी भी एरिया कैलकुलेट करना है भैया, कोई भी रेक्टेंगल कोई भी ये लेके आओ, आप कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करो, कितने भी इंस्टेंस क्रिएट करते चले जाओ, बंदे से रेक्टेंगल मांगते चले जाओ, आप फटाक से उसका एरिया कैलकुलेट कर दोगे कि एरिया फंक्शन हमने बना रखा है, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं, ठीक है। अभी रन नहीं करते, चलो आगे भी देख लेते हैं इस कोड को पूरा। अब बात आई मेथड टाइप पे, ये तो हमारा होगा फंक्शन। फंक्शन के साथ ऐसे डील करते हैं। अब देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है दोस्तों, अब पहला मैं डिफरेंस बता दूं, इस फंक्शन को कहीं से इस फंक्शन को पता नहीं चल रहा है देख के कि ये फंक्शन मेरा रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज हो रहा है। अब आप इस फंक्शन के अंदर की मेथड देखो तो ये किस लिए यूज हो रहा है, रेक्टेंगल के वेड्थ इनटू हाइट करेगा और एरिया कैलकुलेट करेगा। तो बेसिकली ये रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए तो इसको यूज कर सकते हैं। और क्या ही करेगा, सर्किल का एरिया कैलकुलेट कर सकता है? नहीं कर सकता है। और क्या ही काम करेगा, ये ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये एरिया फंक्शन जो है ये रेक्टेंगल का ही एरिया कैलकुलेट करेगा। तो इन्होंने बोला कि हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास एक ऐसा तरीका है कि हम इसको बाउंड कर दें, इसके साथ, इस वाले डाटा टाइप के साथ जो हमने स्ट्रक्ट बनाया है रेक्टेंगल नाम का। तो ये डाटा टाइप हो गया ना रेक्टेंगल नाम का, इस रेक्टेंगल नाम के डाटा टाइप के साथ मैं इसको बाउंड कर दूं कि भाई इस डाटा टाइप के साथ ही ये एरिया ज्वाइन हो रहा है। ये एरिया लग किस पे रहा है, इस डाटा टाइप पे लग रहा है। और आप देखो इनपुट भी कैसे जा रहा है, ये रेक्टेंगल टाइप का ही है। तो कह रहे हैं मैं क्या करूं, इसको बाउंड कर दूं। कल को बंदा गलती से कहीं फ्यूचर में, यहाँ पे तो इसने बना दिया फ्यूचर में 50 लाइनें लिखने के बाद आगे जाके ये कहीं ये एरिया फंक्शन किसी और टाइप के साथ ना लगाने लगे और ये पता चल जाए उसको कि भाई ये टाइप के साथ ये वाला मेथड लग रहा है, तो इसको एक जगह ग्रुप करके बॉन्ड करके कर दें। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने उसका तरीका दोस्तों निकाला कि आपको लिखना है इम्प्लीमेंट रेक्टेंगल। आप जब ये डाटा टाइप बनाओगे, ठीक है, इसको क्या करता हूँ मैं थोड़ा सा भी कोने कर लेता हूँ, इन दोनों को पास ले आए तो ज्यादा सही रहेगा, इसको बाद में बना देते हैं, ये वाला मेथड बना। उन्होंने कहा इसको भी हटा देता हूँ अभी के लिए, मैं कमेंट था, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको लिखना है इम्प्लीमेंट IMPL और डाटा टाइप, ये वाला डाटा टाइप हमने बनाया, इंस्टांस भी नहीं है इसमें, मैंने कोई वैल्यू भी नहीं, मैंने केवल एक डाटा टाइप डिफाइन किया स्ट्रक्ट का यूज करके। और मैंने कहा भाई इस डाटा टाइप को इंप्लीमेंट करने का एक कोड ब्लॉक है। फिर मैंने एक ब्लॉक बनाया, आप देखते हो बाउंड्री है करली ब्रेसेस के अंदर, और नाम दे दिया मैंने रेक्टेंगल। तो उसने कहा कि यहाँ ये वाला जो कोड ब्लॉक है इसके अंदर जो इन बाउंड्री के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो किसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, रेक्टेंगल के ऊपर ही इंप्लीमेंट होगा। मतलब रेक्टेंगल डाटा टाइप का तो यूज होना ही होना है, ठीक है। उसके अंदर जो कोड भी लिखा जाएगा उसमें रेक्टेंगल डाटा टाइप की यूज होना है, कहानी होनी है। तो ये इंप्लीमेंट रेक्टेंगल लिख के हमने एक बाउंड्री बना दी और कह दिया भैया इसके बाउंड्री के अंदर जो भी कोड लिखा जाएगा
उसका उसमें रेक्टेंगल का यूज़ है, रेक्टेंगल के ऊपर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? रेक्टेंगल डाटा टाइप के ऊपर। अब ये हेल्प कैसे करता है दोस्तों हमारा? अब हेल्प ये ऐसे करता है आप समझो कि ये ऐसे फंक्शन मैंने बना दिया था, ये मैंने यहाँ डाटा टाइप बनाया, ये फंक्शन मान लो मैंने थोड़ी दूर बना दिया जाके। अब कल को कोई बंदा आया और वो उसको क्या करना है, उसको नहीं पता भाई इस कोड में क्या-क्या है। मैंने अपनी लाइब्रेरी बना के डाल दी नेट पे, ठीक है? वो क्रेट पड़ा हुआ है। अब बंदा आएगा, वो देखेगा कि भाई ये लाइब्रेरी तो पड़ी है। इसमें ये पता है कि ये डाटा टाइप में बना सकता हूँ। वो उसने ढूँढा, उसको पता चला ये डाटा टाइप रेक्टेंगल टाइप। तो उसने कहा, मेरे को भाई कुछ नहीं करना है, एक लाइब्रेरी बनानी है, डाटा टाइप डिफाइन है, मैं उसका इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। फिर कहेगा मैं उसमें क्या-क्या कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया जो एरिया कैलकुलेट करता है, दूसरा फंक्शन होगा जो इसका पैरामीटर कैलकुलेट करेगा, तीसरा फंक्शन होगा जो इसका डायगोनल कैलकुलेट कर देगा। तो या तो वो बंदा खुद सारे फंक्शन बनाए, या तो लाइब्रेरी में बना बनाया और सीधा यूज़ कर ले। अब दोस्तों दिक्कत क्या आती है कि जो इसके ऊपर जो फंक्शंस उसने बनाए हैं, जो मैं इसके ऊपर चला सकता हूँ, बंदा कहाँ ढूँढने जाएगा कौन-कौन से फंक्शन कहीं क्या डिफाइन है, या फिर कहीं पे लिस्ट ढूँढे हो कि भाई यहाँ पे कोड में जाके इस लाइन पे ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, या फिर वो पूरा कोड पढ़े उसको टाइम लगेगा। या फिर इन्होंने कहा भाई इम्प्लीमेंट और उस डाटा टाइप का नाम आप ढूँढ लो कोड में, उसके अंदर ये जो बाउंड्री होगी, ये जो बाउंड्री है ना, इसके अंदर जो-जो चीज़ें फंक्शंस लिखे होंगे, जिनको हम एक्चुअली मेथड बोलते हैं, वो सारे उस डाटा टाइप पे लग रहे होंगे। उन्होंने कहा सबको एक जगह पे एकत्रित करके रख दो, ठीक है? तो आपके कोड को इन्होंने रीडेबल बनाया, ठीक है? आपकी हेल्प करने के लिए। कल को आप लाइब्रेरी बनाओ तो दूसरा यूज़र यूज़ करे, तो इसको इंटरऑपरेबल बना दें। इंटरऑपरेबल मतलब होता है कि बहुत लोग इसको ईज़िली यूज़ कर पाएँ, ठीक है? तो लाइब्रेरीज़ बनाने के लिए, कोड को रीडेबल बनाने के लिए ये मेथड लेके आया गया। और कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी मैंने कमेंट किया था दिखा देता हूँ। ये ये देखो, ये मैं एक्चुअली यहाँ से लेके आया हूँ। देखो रेस्ट बुक में ही लिखा था जहाँ से मैं ये लेके आया हूँ। The main reason for using method instead of यहीं से बता देता हूँ। Main reason of using method instead of function in addition to providing method syntax and not having to repeat the type of self in every method, ये मैं अभी बताता हूँ आपको। We put all the things, ये main है, we put all the things we can do with the instance of the type in one implement block rather than making future use of your self as capability of rectangle in various places in the library। तो इसने कहा लाइब्रेरी में, इसने कहा कि सारा कोड एक इम्प्लीमेंट ब्लॉक में डाल दो। तो उसने कहा वी पुट ऑल द थिंग्स वी डू विद एन इंस्टांस ऑफ द टाइप। वो जो टाइप हमने कहा कि उसके इंस्टांस के साथ हम जो चीज़ भी करेंगे, उसके इंस्टांस के साथ हम जो भी करने वाले हैं इस कोड में, उसको एक इम्प्लीमेंट ब्लॉक में डाल दो, मेकिंग फ्यूचर यूज़ ऑफ कोड सर्च फॉर कैपेबिलिटी ऑफ रेक्टेंगल इन वेरियस प्लेस रेदर देन, ना कि हमें ढूँढना पड़े बहुत सारी अलग-अलग जगह पे फ्यूचर यूज़ ऑफ उस कोड का। तो इस रेक्टेंगल टाइप पे जो भी कोड लग रहा है, वो हमें बहुत जगह ना यूज़ करना पड़े, जब हम किसी लाइब्रेरी को यूज़ करना चाहें तो। इसलिए ये मेन है। दूसरा सेल्फ का होता है, वो मैं बता देता हूँ, वो इतना बड़ा यूज़ केस नहीं है वैसे, क्योंकि मेरे को जो लगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा था, ठीक है? मैंने कमेंट आउट कर दी थी। अब आप देखो इसका सिंटैक्स क्या होता है। पहली बात तो आपको इम्प्लीमेंट लिखना है, रेक्टेंगल लिख देना है। रेक्टेंगल मतलब एग्ज़ैक्टली वही नाम जो उस डाटा टाइप का लिखा है, तभी वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। बाउंड्री बना देनी भाई इस बाउंड्री के अंदर, ये कोड ब्लॉक होता है, इसको बाउंड्री मैं बोल देता हूँ। तो ये बाउंड्री डिफाइन कर दी, इसके अंदर जो कोड है, वो कोड ब्लॉक इसके ऊपर चलेगा। अब भाई आप कहोगे ये तो ठीक है, इसके अंदर क्या करूँ मैं, सिंपल फंक्शन लिख दूँ? जैसे ये फंक्शन लिखा था, हम फंक्शन कैसे लिखते थे? एफएन एरिया, मैंने एरिया नाम रख दिया। अब क्या करेंगे, डाटा टाइप डाल दिया, इस डाटा टाइप को इनपुट लेंगे और उनको आउटपुट ऐसे डिफाइन करते हैं। तो उसने कहा कुछ नहीं, सिमिलरली वैसे ही एफएन लिखो, नाम लिख दो, मैंने एरिया लिख दिया। अब एरिया, अब देखो भाई इम्प्लीमेंट रेक्टेंगल के अंदर है और अगर एरिया लिखा है, अब भाई आप क्या समझोगे कि भाई रेक्टेंगल के साथ ये एरिया अटैच हो गया सीधा। ये एरिया आप देखोगे इसके अंदर रेक्टेंगल, तो ये एरिया किसका निकाल के देगा, रेक्टेंगल का। तो रीडेबिलिटी कितनी बढ़ गई। ऐसे आप एरिया पढ़ते तो आप देखने जाते ये किस टाइप का डाटा टाइप है, ठीक है? अभी तो यहाँ पे रेक्टेंगल आपको समझ में आ रहा है ना? तो आप यहाँ से वो करते, अभी इसने क्या किया, ये एरिया आप यहाँ पे सीधा रेक्टेंगल के अंदर तो उसी का एरिया निकालेगा। आप ये वाला एरिया किसी और के ऊपर ट्राई भी कर सकते थे, इसको तो कर ही नहीं पाओगे, आप रेक्टेंगल टाइप पे ही कर पाओगे। और इसमें जो इनपुट आता है दोस्तों, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहला इनपुट होता है सेल्फ। यहाँ ज़रूरी नहीं है एम्परसेंड लगाएँ, एम्परसेंड तो रेफरेंस टाइप के लिए होता है, ठीक है? रेफरेंस टाइप के लिए हम इसको हटा भी सकते हैं, भाई मेरे को रेफरेंस नहीं चाहिए, मेरे को ओनरशिप चाहिए। जब आप ओनरशिप चाहिए, अब मैं आप लोगों को बताऊँ ये सेल्फ क्या होता है? सेल्फ एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है इस रेक्टेंगल को। ठीक है। हम जब इनपुट देते थे दोस्तों, तो हम बताते थे रेक नाम रखते थे, पर वो डाटा टाइप कैसा इनपुट होगा, रेक्टेंगल, ठीक है? रेक्टेंगल डाटा टाइप यहाँ लिखते थे, तो यहाँ पे सेल्फ इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली ये सेल्फ दोस्तों इस शॉर्ट फॉर्म होता ही है। मैं आपको सही-सही बताऊँ, तो होता ही है, लिखा ऐसे जाता है। सेल्फ किस डाटा टाइप का है? मैं बोलता हूँ भाई पैरामीटर जो होगा हमारा होगा सेल्फ, और डाटा टाइप कौन-सा होगा, सेल्फ। अब ये जो कैपिटल लेटर में सेल्फ लिखा है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है इस इम्प्लीमेंट ब्लॉक जिसके ऊपर लग रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल को। ये वाला रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है और हम लोग उसका नाम दे देते हैं सेल्फ। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है दोस्तों ऐसे। इसको मतलब समझो वैसे होता है। और कहीं पर भी कैपिटल लेटर सेल्फ से आता है, मतलब वो उस कोड ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके इंस्टांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? और अब हमको पता है कि कौन से डाटा टाइप का ये जो होगा हमारा
हमें अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये लगा है इसका क्या मतलब है एम्परसेंड, तो एम्परसेंड लगा है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि इसको चलते हैं सेल्फ लिखते हैं, और जो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्परसेंड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बताया ये रेक्टेंगल डाटा टाइप है, तो एम्परसेंड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एस। ये ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आई। अब फिर हमको पता है कि ये हमारा नाम है, जो हमने इंस्टांस लिया, जो हमने डाटा टाइप लिया, ये वेरिएबल क्रिएट हो गया जो जिसका नाम है सेल्फ। अब उस वेरिएबल डॉट विथ, क्योंकि हमको पता है ये क्या है, ये हमारा जो वेरिएबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रक्ट को। अब स्ट्रक्ट की पहली फील्ड डॉट लगा के हम लोग फेच कर सकते हैं, दूसरी फील्ड डॉट लगा के फेच कर सकते हैं। एरिया कैलकुलेट कर देगा, आपको रिटर्न कर देगा। तो ये इसका हो गया सिंटेक्स। ठीक है, तो जिसमें ये ऐसे आए उसको हम लोग बोल देते हैं मेथड। मेनली ये जो पहला टाइप होगा वो अपने इंस्टेंस को तो इनपुट ले ही रहा होगा। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था प्रिंट करने जाते हैं, तो मैं कहता हूँ एरिया, उसके अंदर मैं ये जो डाटा टाइप मैंने मेंस में इंस्टांस क्रिएट कर दिए, 2 इंस्टांस बनाए, रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2। ठीक है, अब मैंने एरिया जो फंक्शन बनाया था उसके अंदर मैंने रेक्टेंगल 1 को भेज दिया, रेक्टेंगल 2 को भेज दिया। देखो दोनों एरिया कैलकुलेट करके उसको प्रिंट कर देगा, ऐसा बनाया। अब दोस्तों इंप्लीमेंट कैसे यूज करना है, हमें मेथड्स कैसे यूज कर सकते हैं, मान लो मैंने एरिया नहीं बनाया होता, अब मेथड जो हम लोगों ने बनाया वो कैसे यूज होगा। तो दोस्तों उसका सिंटेक्स थोड़ा अलग होता है, हमें उसे कॉल करने के लिए लिखना पड़ता है रेक्टेंगल 1 जो हमने इंस्टांस बनाया है, डॉट लगा के एरिया, कुछ नहीं करना है, डॉट लगा के एरिया। यहाँ पे क्या था, हमें एरिया फंक्शन कॉल करना पड़ता था, उसके अंदर पैरामीटर देना पड़ता था। यहाँ पे हम लोग डॉट और उस फंक्शन का नाम लिख देंगे। पैरामीटर हमको पता है कि उसका जो पैरामीटर था वो सेल्फ ही था। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको अपना एज अ पैरामीटर ले लेता है। हमने भी ये एज अ पैरामीटर ही देना था ना, इसको ऑटोमेटिकली एज अ पैरामीटर अंदर ले लेगा। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स है दोस्तों। अब आप कहोगे कि भाई इसका पैरामीटर में तो हमने एम्परसेंड लगाना जरूरी था ना। यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता कि भाई हमें पैरामीटर जो चाहिए था वो एम्परसेंड टाइप का था, तो वो एम्परसेंड भी लगा देगा। तो आपका सिंटेक्स देखिए कितना सिंपल हो गया। आपको बस इंस्टांस का नाम लिखना है, रेक्टेंगल 1 जैसे हमने लिखा, डॉट एरिया, कौन सा हमको मेथड यूज करना है, तो हमने देखना है उसके अंदर जो मेथड्स है, मैंने पता चला लाइब्रेरी से एरिया मेथड है, तो डॉट एरिया मेथड कॉल करा दिया, वो उसको प्रिंट करा देगा। तो दोस्तों इसको चला के देखते हैं कोड, कार्गो रन किया, तो आप देखिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, दो एरिया हमने डाले थे, पहले वाले का दूसरे वाले का, स्क्वायर पिक्सल। आई एम यूजिंग एरिया फंक्शन, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई मैं यहाँ पे फंक्शन के द्वारा निकाल रहा हूँ। अब देखिए सेम आई एम यूजिंग एरिया मेथड, यहाँ पे मैंने मेथड से निकाला। देखिए इसने फिर से वो एरिया कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, अभी मैं चाहूँ कि इसको नहीं, मेरे को रेक्टेंगल 2 के इंस्टांस पे करना है, मैं रेक्टेंगल 2 के इंस्टांस पे कर देता हूँ। देखिए इसने ये वाला एरिया कैलकुलेट कर दिया, आई एम यूजिंग एरिया मेथड। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिंटेक्स कितना इजी बना देता है। ठीक है, हमारे कोड को कितना रीडेबल बना देता है। अभी तो आपको ये ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, आपको कहेगा कि भाई एरिया यूज कर लेते हैं, बट कल को आप कोई लाइब्रेरी फेच करने जाओगे ना, वहां पे आपको यूज करना बहुत इजी हो जाता है। लेट मी शो यू विद एग्जांपल। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा था, जैसे मैंने बोला लाइब्रेरीज होती हैं, एक हमारा है लाइब्रेरी, मैंने एक लाइब्रेरी ओपन की है, स्टोरेज मैप। तो रस्ट के अंदर स्टोरेज मैप डिफाइंड होता है। स्टोरेज मैप क्या है, आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्ट है। ठीक है, स्टोरेज मैप के अंदर एक स्टोरेज मैप, एक स्ट्रक्ट बना रखा है। तो एक हमारा डाटा टाइप हो गया जैसे हमने बनाया था, उसके अंदर इन्होंने दिखा रखा है कि इम्प्लीमेंटेशन कौन कौन से हैं। तो इसने जो इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक बनाया उसके अंदर दिखा रखा है कि आप कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हो, विद हैजर, गेट अ क्रेड विद, प्रिपेयर मे बी, होल राइट। ठीक है, तो ऐसे ये सारे इन्होंने इसके अंदर मेथड्स और वी कैन से फंक्शंस बना रखे हैं। ठीक है, आप और देख सकते हैं इसने इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक डिफाइन कर रखे हैं, आप कौन-कौन से फंक्शंस उसमें यूज़ करें। ये लाइब्रेरी जब आप स्टोरेज मैप की यूज़ करोगे तो उसके साथ आप ये कौन-कौन से मेथड्स लगा सकते हो। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था दोस्तों, ये सारी लाइब्रेरीज़ जो होती हैं, उनके मेथड्स उसमें हम कौन से कॉल कर सकते हैं, एक पेज पे लिख सकते हैं। ठीक है, एक डॉक्यूमेंटेशन लिख दो 1 पेज का। ठीक है, उसके ऊपर बंदा जब आएगा, जैसे यहाँ पे स्टोरेज मैप का है उसने पढ़ लिया, तो उसको पता है ये वाला डाटा टाइप यूज़ करना है मेरे को, इसके अंदर अवेलेबल है, मैं इसको इम्पोर्ट करूँगा, ये डाटा टाइप बनाऊँगा, इसका इंस्टेंस क्रिएट करूँगा, ये फंक्शन फटाफट यूज़ कर लूँगा। दोस्तों इसलिए इम्प्लीमेंट ब्लॉक बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए। मैंने बहुत अच्छे से आपको ये मेथड सिंटैक्स समझाने की कोशिश की। मेरा ये मैं ये ट्राई कर रहा था कि आपको एक बार माइंड मेकअप हो जाए कि ये चाहिए क्यों हमें। अगर आपको एक बार पता चल गया भाई ये चाहिए क्यों, तो आप इसका लाइक आराम से समझ सकते हो कि क्यों चाहिए, समझ में आ गया तो यूज़ कैसे करना है, फिर आपको उसको यूज़ करने में मज़ा आएगा, उसको लर्निंग करने में मज़ा आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक आया कि क्या मैं केवल सेल्फ टाइप ही इसके जैसे फंक्शन है, उसके अंदर तो बहुत सारे पैरामीटर जाते हैं। क्या हमें इसके अंदर एक ही पैरामीटर होता है जो कि सेल्फ होता है? मैं चाहूँ मेरा जो उसके अंदर फंक्शन होगा वो उसके इंस्टांस के अलावा और भी जब मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ तो मैं रेक्टेंगल का इंस्टांस के साथ और भी पैरामीटर्स तो भेजता हूँ, मेरा यूज़ केस बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों इन्होंने यही बताया है कि आप चाहो तो पहला आपका जो
होना चाहिए डाटा टाइप, वो होना चाहिए सेल्फ। उसके साथ अगर आपको यूज है और भी पैरामीटर्स की और भी टाइप की, तो आप उसके साथ भेज सकते हो। जैसे इन्होंने यहाँ पे बनाया इम्प्लीमेंट रेक्टेंगल ब्लॉक बनाया, दूसरा कैन होल्ड। ये देख रहा है यहाँ पे कि क्या ये वाला रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल को होल्ड कर सकता है, मतलब उसके अंदर दूसरा रेक्टेंगल आ सकता है। तो उन्होंने उसके लिए मेरे को दूसरे रेक्टेंगल का पूरा भेजना पड़ेगा ना, कि दूसरा रेक्टेंगल जो है हमारा भाई, वो उसका ब्रेड्थ और हाइट क्या है। अगर उसकी ब्रेड्थ और उसकी हाइट, ठीक है, और वी कैन से लेंथ और ब्रेड्थ जो उसकी है, सॉरी ब्रेड्थ और हाइट जो है वो दूसरे वाले से दोनों छोटी हैं, तो वो उसके अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए इसने यहाँ पे कंपेयर कर लिया। सेल्फ डॉट ब्रेड्थ जो हमारा वाला था, अगर वो बड़ा है जो अदर हमने भेजा उसके ब्रेड्थ से, और सेल्फ डॉट हाइट अगर बड़ा है जो हमने अदर भेजा उससे हाइट से, तो ये भेज देगा कि हाँ भाई ट्रू है। ये ट्रू है कि हमारा उसके अंदर आ जाएगा। तो आप और भी पैरामीटर्स ऐसे भेज सकते हो, नॉर्मल जैसे फंक्शन भेज सकते हो। पहला पैरामीटर हमारा होना चाहिए जिसके ऊपर हम ये लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मेथड्स। अब इसके अंदर ही दोस्तों नॉर्मल फंक्शन भी आते हैं। जो मैंने इंप्लीमेंट ब्लॉक लिया ना, इसके अंदर जो पहला पैरामीटर था वो सेल्फ हमारा था, तो उसको हमने बोले इसको मेथड बोलते हैं। बट कुछ आपको ऐसे भी दिखेंगे जिसमें पहला पैरामीटर सेल्फ नहीं होगा, नॉर्मल फंक्शन की जगह डिफाइन होंगे, बट जो उसका रिटर्न होगा वो सेल्फ टाइप होगा। उसको हम बोलते हैं दोस्तों एसोसिएट फंक्शन। अब मैं आपको तीसरा एक बता रहा हूँ। पहला होता है हमारा फंक्शन, दूसरा होता है मेथड, तीसरा होता है एसोसिएटेड फंक्शंस। ये दोस्तों एसोसिएटेड फंक्शन क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एसोसिएटेड फंक्शन कैसे दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं। इन्होंने इंप्लीमेंट रेक्टेंगल लिखा, फंक्शन स्क्वायर, और देखिए पैरामीटर नॉर्मल गया है, साइज पैरामीटर किसी ने भेज दिया U32 टाइप का, बट रिटर्न में क्या दे रहा है, सेल्फ दे रहा है। अब दोस्तों सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करता है, इस रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है। रिटर्न क्या होगा, ये रेक्टेंगल टाइप होगा। यहाँ से आप क्या कनेक्ट कर सकते हो, एकदम सिंपल, मैं अगर कुछ ना बताऊं, आप खुद सोचो। यहाँ पे जो रिटर्न आ रहा है वो सेल्फ है। मैंने कहा ये जो कैपिटल लेटर वाला सेल्फ होता है वो एक्चुअली क्या है, एलिस है, मतलब बहरूपिया है किसका, इसका, जिसके ऊपर आप लगा रहे होगे। इंप्लीमेंट के आगे जो भी डाटा टाइप लिखा होगा उसका होगा। तो अगर मैं ये चीज यहाँ पे ऐसे कर दूं, ठीक है, ये मैं उठा के ले चलता हूँ और मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। अब आप देखिए सेल्फ को आप ऐसे समझो, अगर मैं कमेंट कर दूं सेल्फ इज इक्वल टू रेक्टेंगल, ठीक है, गलत है, रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पे सेल्फ को कुछ तरह रेक्टेंगल से समझो। तो अगर मैं इसको रिमूव करके ये लिख दूं, तो ये नॉर्मल फंक्शन आपको दिखेगा अभी दोस्तों। अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो ये क्या कर रहा है, ये एक फंक्शन है जिसमें कुछ इनपुट हम दे रहे हैं, वो आउटपुट में हमको रेक्टेंगल टाइप का रिटर्न दे रहा है। तो आउटपुट में हमको रेक्टेंगल बना के दे रहा है। मतलब ये फंक्शन एक नया इंस्टांस क्रिएट करेगा रेक्टेंगल का, यही तो कर रहा है। क्या कर रहा है, ये रेक्टेंगल टाइप उठा रहा है, उसके अंदर साइज डाल दे रहा है। पहला वेट होगा वही साइज का, हाइट होगा वही साइज का। दोस्तों ये क्या कर रहा है, स्क्वायर बना के तो दे रहा है। अगर किसी रेक्टेंगल का वेट और हाइट सेम है तो वो स्क्वायर होगा। तो ये हमारा एक नया इंस्टांस क्रिएट करके दे रहा है रेक्टेंगल का, जिसकी हाइट और वेट सेम होगी, और उसको हम लोग स्क्वायर बोल पाएंगे। तो अगर मैं इसको अभी हटा दूं, तो एक्चुअली में इसने क्या किया दोस्तों, इसने एक इंस्टांस क्रिएट कर दिया किस टाइप का, जिस इंप्लीमेंट ब्लॉक के अंदर है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सेल्फ लिखा, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस अधिकतर आप देखोगे ना, ये कंस्ट्रक्टर का काम कर रहे होंगे, आपको उस डाटा टाइप का इंस्टांस बना के दे रहे होंगे। अब मैं आप लोग को याद दिलाऊं, तो जब मैं स्ट्रिंग उसके आगे ऐसे ऐसे न्यू लिखता हूँ, ठीक है, कहीं आपने देखा होगा, गेसिंग गेम में देखा होगा। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इसको दोबारा खोलता हूँ एक नया पेज पे, और यहाँ पे गेसिंग गेम वाले ट्यूटोरियल पे लेके चलता हूँ आप लोग को मैं दोस्तों। हम लोगों ने गेसिंग गेम किया नहीं, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, तो हम लोगों ने जो स्ट्रिंग लेते हैं, जब मैंने लेट म्यूट गेस नाम का स्ट्रिंग बनाया, तो जब भी मैं कोई नई स्ट्रिंग बनाता हूँ तो मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ, फिर ये डबल कोलन लगा के ने न्यू लिख देता हूँ। एक्चुअली न्यू जो होता है, न्यू के अंदर क्या डिफाइंड होता है कि उसको इंस्टांस कैसे करेंगे, ये सेल्फ वाला एसोसिएट फंक्शन ही डिफाइंड होता है। तो जब भी किसी डाटा टाइप के आगे डबल कोलन लगा के ये न्यू दिखे आपको, या फिर डबल कोलन लगा के कुछ और भी फंक्शन दिख रहा हो, तो समझ लो वो जो डाटा टाइप है उसके अंदर इंप्लीमेंट ब्लॉक के अंदर, ये स्ट्रिंग में आप जब जाके देखोगे, तो वो इंप्लीमेंट ब्लॉक के अंदर एक एसोसिएट फंक्शन डिफाइन होगा उस नाम का, जो कि इनपुट तो कुछ ले रहा होगा जैसा आप उसको दे सकते हो, ठीक है। इनपुट में कुछ भी होगा डिफरेंट नॉर्मल फंक्शन की तरह, बट आउटपुट में उसका जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप ही होगा रिटर्न में, तो वो उसका इंस्टांस क्रिएट करके ही दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया है। तो अभी इसने क्या किया, एक रेक्टेंगल का इंस्टांस ना क्रिएट करके दोस्तों, इसने आपको किसका इंस्टांस, एक स्क्वायर का इंस्टांस क्रिएट करके दे दिया है। अब नॉर्मली न्यू का मतलब जरूरी नहीं, मैं नाम कुछ भी रख सकता हूँ, बट आपको दिखेगा FN न्यू। तो ये क्या करेगा, नया रेक्टेंगल क्रिएट करके देगा। तो हमें क्या चाहिए होगा, तो फॉर उसके लिए हमें एक U8 चाहिए होगा, या फिर U32 कर दें हम लोग, और दूसरा भी चाहिए होगा क्योंकि हमें हाइट भी तो देनी है। तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया H से, और फिर हम यहाँ पे U32 लिख देंगे। और यहाँ पे रिटर्न क्या होगा दोस्तों, रिटर्न में हमको देना है, एज आई हैव ऑलवेज
टोल्ड यू कि रिटर्न में हमको कैपिटल लेटर से सेल्फ देना है, क्योंकि एलएस जो होता है रिप्रेजेंट जो करता है वो तो कैपिटल लेटर वाला ही करता है ना, ठीक है। और इसके अंदर हमें फिर से लिखना है सेल्फ, और क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको रिटर्न करा दे रहे हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट रैक बना सकता हूँ, और यहाँ पे उसको रिटर्न बाद में, या फिर मैं सीधा रैक लिख दूं। अगर आपको भी पता है, अगर जिस लाइन के आगे मैं यहाँ पे सेमीकोलन, जैसे यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता तो एरर हो जाता कि भाई मैं रिटर्न सेल्फ टाइप का बना रहा हूँ बट रिटर्न कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर सेमीकोलन हटा दिया तो वो वैल्यू उठा के वो रिटर्न मार देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा रैक रिटर्न कर देता, और यहाँ पे सी को कॉपी कर लेते चलिए। तो यहाँ पे मैं साइज की जगह वेड्थ में क्या कर देता, डब्लू कर देता, और हाइट में क्या कर देता, एच कर देता। तो आप देख सकते हैं, जो हम लोगों ने कहा था कि ये न्यू इंस्टांस क्रिएट कर देगा, तो यहाँ से क्या लगेगा, वो सिंपल सा आपसे उसका न्यू इंस्टांस क्रिएट कर देगा रेक्टेंगल का। और कॉल कैसे करेगा मैंने आप लोगों को दिखाया ही दोस्त, ठीक है। आपको रेक्टेंगल ऐसे लगाना है, उसके बाद उसको कॉल करा लेना है। तो उसका कॉल कैसे होगा, ये अभी चलिए फिर से एक एग्जांपल के साथ भी देखते हैं। इन्होंने जो एग्जांपल दिया है, सॉरी, तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि एरिया निकालने का ये तरीका था, फिर इन्होंने एक इम्प्लीमेंट ब्लॉक। और मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाना चाहता कि इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक जरूरी नहीं रेक्टेंगल का एक ही हो पूरे कोड में। आप 2 भी बना सकते हो, आप 3 भी बना, जितने चाहो उतने बना सकते हो, ठीक है। मान लो आपको ऐसा करना है कि भाई वो आपका डाटा टाइप क्या है, उसकी यूजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत तरीके के मेथड उसमें लिख सकते हैं, तो आप उनको कैटेगराइज करने के लिए अलग अलग टाइप के इम्प्लीमेंट ब्लॉक भी बना सकते हैं, ठीक है। आप डिफाइन कर सकते हो कि इसमें मैंने ऐसे मेथड डाले, उसमें मैंने वैसे मेथड डाले, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था, जैसे हम लोग फाइनली यहाँ पहुंच चुके हैं लास्ट में, ये था जिसमें आपको मैंने बताने की कोशिश की कि स्ट्रक्ट क्या होता है, और उसके अंदर मेथड, सिंटैक्स, मेथड्स क्या क्या होते हैं, एसोसिएट फंक्शंस क्या होते हैं, और फंक्शंस और मेथड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सेम चीज हम लोग, मैंने बोला था आपको, एनम के साथ भी कर सकते हैं। तो मेरा एक दूसरा डाटा टाइप आता है दोस्तों, एनम, ठीक है। अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम इनोमिनेशन भी बोलते हैं। एनम इनोमिनेशन एक नया डाटा टाइप है। इसका क्या यूज केस होता है, अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इन्यूमरेशन और एनम क्यों यूज होता है, उसका एक बेहतर एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे समझा सकता हूँ कि अभी तक जो हमारे डाटा टाइप थे वो कलेक्शंस के थे, ठीक है। वो कलेक्शंस थे, और उनको जब हम यूज करते थे तो एक डाटा का कलेक्शन बनाते थे और यूज करते थे कि वो पूरा कलेक्शन यूज कर पाए। जैसे हमने स्ट्रक्ट बनाया था, उसमें जो हमारी फील्ड्स होती थी, उनमें उस सारे डाटा को हम लोग सेंड करते थे। जब भी हम किसी को इनपुट देना चाहते थे तो वो सारी फील्ड्स हमको भेजनी पड़ती थी डाल के। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल पिछला वाला ही ले चलता हूँ, ठीक है। ये वाला एग्जांपल था। यहाँ पे जब मैं इंस्टांस क्रिएट करूंगा रेक्टेंगल का, तो मैं इसमें विड्थ भी डालूंगा, हाइट भी इंक्लूड करूंगा, उसके बाद भेजूंगा ना, ठीक है। तो ये डाटा टाइप वो हैं जिनमें हम वो सारी फील्ड जो भी डिफाइन करते हैं उनको डाल के भेजना होता है, और उनके ऊपर हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कुछ मेथड लगाते हैं, और उसके बाद कुछ रिजल्ट लेके आते हैं। बट कभी कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है दोस्तों, कि जैसे यहाँ पे बात की गई है, मैं आप लोगों को दिखा दूं, एनम्स वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे बताया इन्होंने कि हमें वी कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। चलिए यहाँ से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने एक सिचुएशन दी है कि भाई अगर आईपी एड्रेस को एज अ टाइप बनाना हो, मेरे को आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टाइप होता है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, जो हमारे एड्रेसेस होते हैं आईपी के, हम कोई भी इंटरनेट डिवाइस यूज करते हैं, वो वर्जन 4 पहले चलते थे, अब वर्जन 6 चल रहा है। बट अभी भी दोनों वर्जन मार्केट में है। जो पहले की डिवाइसेस थी हमारी वो वर्जन 4 पे है, अभी के जो डिवाइसेस हैं वर्जन 6 पे हैं। तो हमें ऐसे फंक्शन में हमें एक फंक्शन यूज करना है जिसके अंदर मुझे आईपी एड्रेस भेजना है, अपना आईपी एड्रेस भेजना है, ठीक है। और साथ ही साथ उसका वर्जन कौन सा है ये भेजना है। अब आईपी एड्रेस के वर्जन को दिखलाने के लिए, ठीक है, अब वर्जन 4 और वर्जन 6 दो मुझे डाटा टाइप बनाने पड़ेंगे ना। बट मैं चाहता हूँ कि एक ही डाटा टाइप बनाऊं और जो वो दोनों को डिफाइन कर दे। तो उसके लिए एनम हमारा आता है दोस्तों। एनम क्या होता है कि उसमें जो हम लोग क्या करते हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं किसी डाटा टाइप की, जो भी पॉसिबिलिटी है उनको इन्यूमरेट कर देते हैं, मतलब सारी पॉसिबिलिटीज लिख देते हैं। बट उसका एक वेरिएंट एट अ टाइम, एक ही वेरिएंट हम लोग यूज करते हैं। अब मैं ये चीज आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर मेरे को आईपी एड्रेस का एक डाटा टाइप बनाना होता तो मैं लिखता एनम, जैसे मैं वहां पे स्ट्रक्ट लिखता था, मैं यहाँ पे डाटा टाइप बना रहा हूँ। उस डाटा टाइप का नाम लिखता आईपी एड्रेस काइंड। आईपी एड्रेस काइंड मतलब कितने काइंड के आईपी एड्रेसेस होते हैं। मैंने बताया उसका पहला वेरिएंट जो V4 है, दूसरा है V6, दो वेरिएंट हमारे हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि ये तो हमने बना दिया, अब मैं जब भी इसका इंस्टांस क्रिएट करूंगा, वी कैन क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ ईच ऑफ टू वेरिएंट। जब भी मैं, जैसे मैंने बोला 4, मैंने रामू, मैंने अपना आईपी एड्रेस बनाया मान लो, ठीक है। उसका नाम रखा उपेंद्र आईपी एड्रेस, या फिर मेरी डिवाइस का है तो मेरे मैक का आईपी एड्रेस, माई मैक आईपी एड्रेस। तो वो मैं डिफाइन करूंगा, तो मैं उसमें बताऊंगा कि ठीक है मैं उसकी वैल्यू दे रहा हूँ, तो आईपी एड्रेस काइंड डबल कोलन V4, मैं बता रहा हूँ इस वाले वेरिएंट का है, ठीक है। इसमें ये वेरिएंट मैंने डाटा पुट किया है। दूसरे में मैंने 6 वाला यूज किया है, तो डबल कॉलन V6। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा एनम टाइप है,
उसमें हमें सारी फील्ड्स को डालना जरूरी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने V4 यूज किया, पहला जो इंस्टेंस क्रिएट किया, दूसरे वाले का मैंने कुछ बताया नहीं। मैंने बता दिया मेरे को V4 वाला है, ठीक है? यहाँ पे मैंने दूसरा वाला वेरिएंट यूज कर लिया, ठीक है? अब मैं जब उसको एज़ अ इनपुट दूँगा, तो वहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया राउट नाम का, इनपुट में मैंने क्या डाला है, पहला वेरिएंट डाला, दूसरी बार जब वो कॉल किया दूसरा वेरिएंट डाला। यही चीज़ मैंने यहाँ पे बना रखा है दोस्तों। मैंने एक टाइप बना दिया इसका आईपी एड्रेस काइंड। मैंने कहा इसके 2 वेरिएंट हैं, इसके 50 वेरिएंट भी हो सकते थे। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक टाइप बनाना पड़ता। मैं चाहता था कि भाई टाइप में एक ही डालूँ। आप कहते हैं कि भाई इसको आप अलग भी बना सकते हैं ना, लेट v4 इज़ इक्वल टू इतना, v6 इज़ इक्वल टू इतना। पर आईपी एड्रेस तो एक ही टाइप में, आईपी एड्रेस तो आईपी एड्रेस के नाम से ही जाना जाता है ना दोस्तों, किसी भी डिवाइस का। तो उसका जो टाइप होना चाहिए वो भी एक ही होना चाहिए ना। इसीलिए यहाँ पे एनएम यूज़ आया, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि एक समय पे एक ही आईपी एड्रेस होता है, या फिर ये V4 होगा। अगर मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा किसी डिवाइस का, तो उसका या फिर आईपी एड्रेस V4 टाइप का होगा, V6 टाइप का, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो ऐसे के लिए हमारा एनएम यूज़ होता है, जिसका यूज़ केस आप आगे देखेंगे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हम लोगों को। तो चलिए पहले मैंने क्या किया, इसका जब इंस्टेंस क्रिएट किया तो मैंने उसका नाम रखा 4। तो मैं इसको 4 हटा के ये कर सकता हूँ, माई आईपी एड्रेस, कुछ भी नाम रख दिया, ठीक है? मैंने माई आईपी एड्रेस नाम का एक वेरिएंट बनाया। अब मेरे को जब इनपुट देना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे हाँ, अब मैंने जो फंक्शन बनाया उसमें मैंने कहा जो ये टाइप ले सकता है, जो ये फंक्शन में पैरामीटर देंगे, तो मैंने बोला वो किस टाइप का देंगे, आईपी एड्रेस काइंड टाइप का। अब मेरे को उस फंक्शन पे क्या करना है, प्रिंट कराना है कि तुम्हारा आईपी एड्रेस कौन सा है। मेरे को प्रिंट कराना सिंपल सा कि ये तुम जो बंदा सामने वाला आईपी एड्रेस है, इसका कौन-सा आईपी, किस टाइप का आईपी एड्रेस है, ठीक है? या फिर मुझे इस सामने वाले बंदे का आईपी एड्रेस प्रिंट कराना है, ठीक है? तो मैं कहूँगा कि आईपी एड्रेस काइंड का इनपुट दो, मैंने प्रिंटलन का लगाया और उसको प्रिंट करा दिया। तो अब बंदे ने सामने से आईपी एड्रेस भेजना है, तो वो कौन-सा भेजेगा ये मेरे को पता नहीं ना। इस मेरे फंक्शन को नहीं पता ये किस टाइप का आईपी एड्रेस होगा, उसका V4 टाइप का भेजेगा, V6 भेजेगा। मैंने कहा आईपी एड्रेस काइंड का भेज दो, जो भी तुम भेजोगे वो मैं प्रिंट करा दूँगा। तो उसने यहाँ पे पहले डिफाइन किया माई आईपी एड्रेस, इसने अपना टाइप बनाया माई आईपी एड्रेस और इसको भेज दिया। अब देखना दोस्तों, मैं इसको चुपचाप प्रिंट करा दूँगा। मैंने कहा माई आईपी वर्ज़न इज़ V4, मैंने उसका वर्ज़न प्रिंट करा दिया, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे को बताना पड़ा कि कौन से वर्ज़न के लिए ये फंक्शन चलेगा? नहीं, इसने तो आईपी एड्रेस ही लेना है। अब सामने वाला बंदा जो भी वर्ज़न भेजना चाहे भेजता रहे, कल को ये आके भेज देगा मेरा, यहीं पे हम लोग अगर किसी को दोबारा कॉल सी करके दूसरी लाइन में कॉल कर लेते हैं इसी फंक्शन को, और मैं ये 6 के लिए कॉल कर लेता हूँ, ठीक है? ये मैं 6 के लिए कॉल कर लेता हूँ। अब देखो क्या होगा, पहले जब मैंने वर्ज़न 4 भेजा, वर्ज़न 4 वर्ज़न 6 प्रिंट करा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर बार जब हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो सारी वैल्यू हमको सेव कराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को एक बड़ा डाटा टाइप बनाना है, जिसमें बहुत सारी वैल्यू को एक साथ रिप्रेज़ेंट कर सके, ठीक है? तो यहाँ पे एक जेनेरिक कर दिया है। अब यहाँ पे इसका यूज़ केस मैं दिखाऊँ तो इसने मेरे फंक्शन को जेनेरिक बना दिया है। ये फंक्शन किसी भी टाइप का इनपुट हैंडल कर सकता है, ठीक है? जो सामने से आएगा उसको हैंडल कर पा रहा है। अब आप देख रहे हो वर्ज़न 4 को वर्ज़न 6 दोनों को हैंडल कर पा रहा है। अब इसका मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, थोड़ा-सा ब्रॉडर एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने बोला कि अभी मेरे को क्या करना है, आईपी एड्रेस सेव भी कराना है। दोस्तों, चलिए मैं इसको ब्रॉडर एग्ज़ाम्पल से पहले आपको बता दूँ कि 2 तरीके के होते हैं। एक तो हमने वेरिएंट बनाया, इसको मैं सेव भी करा सकता हूँ। यहाँ पे क्या बता रहा है, ये केवल वर्ज़न को सेव करा रहा है ना। जब भी हम इनपुट ले रहे हैं तो ये बता रहा है वर्ज़न 4 या फिर वर्ज़न 6, ठीक है? बस इतना ही बता रहा है। यहाँ पे मैं कुछ सेव नहीं करा पा रहा हूँ। मेरे इंस्टेंस में, ठीक है? यहाँ पे बस ये डिफरेंशिएट करने जैसे यहाँ पे ये कैसे कर रहा है अगर आप समझो, यहाँ पे ये डाल दे जेंडर, मैं एक एनम बना दूँ दोस्तों, ठीक है? जिसका नाम मैं रख दूँ यहाँ पे जेंडर, और यहाँ पे उसका नाम रख दूँ मेल, दूसरे का रख दूँ, फिर कैपिटल में लिखते हैं, फीमेल, ठीक है? मैंने इसके 2 वेरिएंट बना दिए हैं। अब मेरे को क्या करना है कि एक फंक्शन बनाना है, प्रिंट जेंडर नाम का मैंने फंक्शन बनाया, और मैं इनपुट क्या लूँगा, इनपुट के समय पे मैंने बोल दिया जेन वेरिएबल होगा और किस टाइप का होगा, जेंडर टाइप का होगा, ठीक है? एक्चुअली इसको भी हम लोग कैपिटल में ही लिखते हैं। ये इसका मतलब स्मॉल में लिखते चल रहा था, बट स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करेंगे तो कैपिटल ही करता। तो ये जेंडर टाइप का हमारा इनपुट होगा, और ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट एलन। तो फ्रेंड्स ये हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, अभी राउट वाला हटा देते हैं अगर हम, जेंडर प्रिंट करा रहा है। तो कोई भी, मैंने लेट्स से रामू ले लिया कैंडिडेट, ठीक है? मैंने रामू ले लिया और बता दिया, उसमें सेव करा दिया कि ये किस वेरिएंट का है। तो मैंने उसको बताया जेंडर डबल कॉलन
मेल है, ठीक है। अब मैं फंक्शन कॉल करा दूंगा प्रिंट जेंडर, और इसमें भेज दूंगा रामू, और इसको रन करते हैं। एरर आया, देखते हैं क्या है। ओके, ये फॉर्मेट नहीं कर पाता, तो यहाँ पे हम लोग को डिबग के लिए लगाना पड़ता है। द जेंडर ऑफ कैंडिडेट इज मेल, ठीक है। अगर यहीं पे मैं लेट रानी करता और उसका जेंडर क्या रखता, फीमेल वेरिएंट कैंडिडेट बनाता अगर मैं, और मैं यहाँ पे रानी को इनपुट में भेजता, तो ये द जेंडर ऑफ कैंडिडेट इज फीमेल। तो आप देख सकते हैं ये वेरिएंट को सेव करने के लिए होता है। अब मैंने एक डाटा टाइप बना दिया जेंडर, और कल को मैं बंदों का जेंडर सेव कराऊंगा कल, ठीक है। मैंने एक स्टैक बनाया जिसमें मेरे को क्या करना होता है, बहुत सारे डाटा टाइप्स को सेव कराना होता है, बहुत सारी चीजों को। वहां पे मैं एक जेंडर भी सेव कराना है। अब मुझे पता नहीं है, अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल अगर दिखाऊं, चलिए फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। अब इसके थोड़ा अच्छे यूज केस पे आते हैं जो आप लोगों ने देखा है, तो आप लोगों का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने एक डाटा टाइप बनाया आधार कार्ड, अभी तक मैं बताता आया हूं। तो एक उसमें जो पहली मैंने एक कलेक्शन है आधार कार्ड, जैसे मैंने बोला था कि कोई बंदा आएगा अपना आधार कार्ड डिटेल देगा, मैं आया, मैंने अपनी सारी आधार कार्ड डिटेल दी, तो एक वो वेरिएबल मेरा एक इंस्टांस उसका क्रिएट हो जाएगा जो कि एक वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है आधार नंबर, उसको तो मैं स्ट्रिंग टाइप बना सकता हूँ। दूसरा है नेम, उसको भी मैं स्ट्रिंग टाइप नेम सेव करा लूंगा। तीसरा है दोस्तों जेंडर, मेरा जेंडर क्या है। अब मेरा जेंडर क्या हो सकता है, या फिर मेल होगा या फिर फीमेल होगा, हमको पहले ही पता है कि भाई मैंने तीन चीजें रखी हैं। या फिर मेरा जेंडर मेल होता है या फीमेल होता है या फिर अदर हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ये जो जेंडर है, ठीक है, या फिर मैं स्ट्रिंग बना देता और लिखवाता, उससे सामने वाले से प्रिंट करवाता। तो दोस्तों, बट जब हमको पता है कि तीन ही तरीके के नंबर हो सकते हैं, तीन ही तरीके के वेरिएंट हो सकते हैं जेंडर के, या फिर वो मेल होगा या फीमेल होगा या फिर अदर होगा, तो मैं क्यों ना उसके लिए एक एनम बना दूं, उसके लिए अलग टाइप बना दूं, कि बंदे को ऑप्शन मिल जाए कि वो उसमें ही सेलेक्ट कर पाए। यहाँ पे क्या है ना कि हमें मिस्टेक रोकनी पड़ती है, कल को रन टाइम एरर ना आए, तो उसको जितना ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट आप बना सको, ठीक है, वो आप बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे या फिर स्ट्रिंग टाइप बना दिया होता, बंदा खुद लिख के भेज देता भाई उसका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है और अदर है। लेकिन जब हम बंदे से सामने से लिखवाएंगे तो वो उसमें कुछ भी लिख सकता है ना। बट जेंडर में क्या है, जेंडर को हम लोग यूज करते हैं कल को डाटा को, इसमें डाटा सेव होता चला जाएगा, डाटा को मैं क्या कर सकता हूँ उसको अलग करने के लिए, ठीक है। तो जैसे अभी मेरे पास बहुत सारी डिटेल आ गई, तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ ना कल को कि भाई मेल टाइप के कितने बंदे हैं, फीमेल टाइप के कितने हैं, अदर्स कितने हैं। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक टाइप डिफाइन करेगा जेंडर का। अब वो जेंडर का टाइप जब भी कोई बंदा आएगा उसमें से एक ही वेरिएंट डालेगा, या फिर मेल डालेगा या फीमेल डालेगा या other डालेगा। तो मैं उसको एक एनम बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा जेंडर, जिसमें तीन टाइप होंगे, वेरिएंट होंगे, मेल, फीमेल एंड अदर। अब देखो दोस्तों, ये मैंने बना लिया। अब जब मैं इसका इंस्टांस क्रिएट करूंगा, तो मैंने लेट आधार, या फिर मैं लेट उपेंद्र, अपना नाम डाल देता हूँ, उपेंद्र आधार, ठीक है। उपेंद्र के आधार बनाया मैंने, उसमें मैंने आधार टाइप का है, इंस्टांस जो क्रिएट करेंगे वो किस टाइप का, इस तरह के आधार टाइप का। कार्ड नंबर मेरा ये होगा, मेरा नाम ये होगा जॉन डे, चैट जीपीटी से लिखवाया तो अंग्रेजी नाम लिखता है वो, हिंदी अपना नाम लिख देते हैं, उपेंद्र नाम होगा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग, और ये देखिए फ्रॉम मैंने बोला था ना अभी कि ये एसोसिएट फंक्शन है एक्चुअली स्ट्रिंग स्ट्रक्ट के अंदर, ठीक है। आप ये समझ रहे होगे। तीसरा, मैंने जब जेंडर डाला तो मैंने जेंडर और उसका वेरिएंट मेल डाला, ऐसे डबल स्पेस लगा के, सॉरी डबल कोलन लगा के ऐसे करते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये मैं यहाँ पे एनम को ऐसे यूज कर सकता हूँ। एनुमरेशन का यूज कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल तरीका बताया दोस्तों। अभी क्या कर सकते हैं हम एनम में साथ में यहाँ पे चीजें भी सेव करा सकते हैं। कैसे, मैं आपको देखता हूँ। आपको एनम के आगे एक टपल बनानी है, एनम के आगे एक टपल बनानी है, एनम के आगे एक टपल बनानी है, और यहाँ पे क्या सेव करा देना है, क्यू एट, क्यू एट, क्यू एट। अब ये आप क्या करोगे, तो मैं चाहता हूँ कि इतना यूज करके मैं मेल तो पता चले मेल है, फीमेल है और अदर है, साथ ही साथ बंदा यहाँ पे मैंने एज नहीं सेव कराई ना, अपनी एज भी यहीं पे डाल दें, ठीक है। ये इतना क्लियर नहीं होगा, इतना रीडेबल नहीं होगा कि भाई यहाँ पे U8 है, सामने वाले ने मेरे को कैसे पता हो, कल को मुझे अलग से एज फेच करनी तो नहीं कर पाऊंगा। बट हम लोग डाटा ऐसे यहाँ पे सेव करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, तो मैं आप लोग को ये दिखाता हूँ। ये बंदा आएगा यहाँ पे मेल डालेगा, साथ में यहाँ पे एज डाल देगा। जैसे उपेंद्र है, मैं अपनी एज डालूं, मेरी एज 25 है अगर मान लो, तो मैंने यहाँ पे एज डाल दी। अब मैं अगर इसको रन करूंगा, तो पहली बात तो ये मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने प्रिंट रन कराया आधार कार्ड नंबर, तो मुझे उपेंद्र आधार डॉट कार्ड नंबर प्रिंट कराना पड़ेगा। यहाँ पर भी आधार है,
वहां पे हो रहा है, चेंजेस करने पड़ेंगे। उपेंद्र आधार, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैच भी लगाया है दोस्तों, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये मैंने जब चलाया, आप देख सकते हैं इसने दो चीजें प्रिंट कर दी, मेरा आधार नेम, आधार कार्ड नंबर और आधार नेम। अब मैं तीसरा कुछ प्रिंट कराना चाहूँ तो भी करा सकता हूँ। चलिए जेंडर ही करा लेते हैं, जो हमें चाहिए था। जेंडर हमने प्रिंट करा दिया। क्या वेरिएंट का नाम रखा हम लोग ने? जेंडर। अब हमने जेंडर प्रिंट कराया दोस्तों, देखते हैं। अभी यहाँ पे एरर आएगा कि जेंडर को प्रिंट करना वो फॉर्मेट नहीं कर पा रहा है ये, तो कोशिश करते हैं कि ऐसे कर लेगा क्या। ठीक है, ये प्रिंटलन सारे डाटा टाइप को फॉर्मेट नहीं कर पाता, तो ये बोल रहा है भाई जेंडर जो एनम है, सॉरी हाँ एनम के ऊपर हम लोगों ने ये नहीं लगाया। ट्राइब डीबग लगाना पड़ता है, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। भाई कॉपी करके एनम के ऊपर लगा देंगे, जो एनम टाइप डाटा टाइप होते हैं तो फॉर्मेट नहीं कर पाता है। ठीक है, अब देखिए जेंडर आ रहा मेल, साथ में एज मेरी आ गई 25। ठीक है दोस्तों, साथ में एज मेरी आ गई 25। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कुछ उस वेरिएंट में सेव भी करा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसका यूज केस में अगर और बताऊं आपको, तो मैं एक एनम बना सकता था मेल, ठीक है, और उसके आगे मैं उसमें पूरा का पूरा स्ट्रक्ट सेव करा सकता था, आधार कार्ड नाम। ठीक है, अगर ऐसी यूजबिलिटी होती कि मैं 3 तरह के वेरिएंट के वेरिएंट बनाता अलग-अलग, जिसमें मुझे मेल, फीमेल एंड अदर अलग बनाना था, तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा एक स्ट्रक्ट भी सेव करा सकता था। मैं ऐसे बता सकता था कि भाई ये, इसको मैं इसके जो वेरिएंट हैं उनको ये भी बना सकता था। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे इसको सीधे ये लिख दूँ। अब आप देख सकते हैं इसका वेरिएंट में मैं अलग-अलग स्ट्रक्ट भी डाल सकता हूँ। मैंने एक आधार कार्ड नाम का स्ट्रक्ट बना रखा है, बाकी मैंने फीमेल एंड अदर डाल रखा है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं अगर जेंडर का काम हटा दूँ, सीधा इसको स्ट्रिंग बना दूँ, सॉरी, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो एनम के अंदर आधार कार्ड, एनम के अंदर स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट के अंदर एनम यूज़ करके अपने-अपने डिफरेंट यूज़ केस के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं तो। ठीक है, और सिमिलरली जैसा ही एनम होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सिमिलरली एनम में जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्ट में यूज़ किया था, अपने किसको, दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिखाया है कि आप डिफरेंट टाइप के वेरिएंट भी डाल दो। इन्होंने एक क्वाइट बनाया जिसमें कुछ भी नहीं सेव कराया, एक मूव बनाया जिसको इन्होंने स्ट्रक्ट बना दिया, तीसरा वेरिएंट इसका राइट बनाया जिसको जिसमें इन्होंने स्ट्रिंग सेव कराई, चौथा इन्होंने टपल सेव कराई। तो आप देख सकते हैं एनम के अंदर वेरिएंट में हम किस टाइप की क्या चीजें करा रहे हैं, हम बहुत डिफरेंट ब्रॉडर वेरिएंट भी बना सकते हैं। ठीक है, जिसका आपस में कुछ कनेक्शन ना हो, और हम एक वेरिएंट को यूज कर सकते हैं उसमें। और इनपुट में क्या जाएगा हमारे फंक्शन में, अब जो हमारा फंक्शन होगा उसमें इनपुट क्या जाएगा, मैसेज टाइप ही जाएगा। अब वो फंक्शन कितना जेनरिक हो गया कि उसमें इनपुट हमारे इतने तरीके के आ रहे हैं, स्ट्रक्ट भी चला आ रहा है, जब चाहो तो ये राइट करने के लिए यूज कर लो, जब चाहो क्वाइट यूज कर दो, जब चाहो चेंज कलर यूज कर लो। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जेनरिक बना दिया हमारे फंक्शन को, तो एनम कितना ज्यादा यूजफुल है। और जैसा मैंने अभी आपको स्ट्रक्ट में बताया कि हम लोग उसको इंप्लीमेंट ब्लॉक के अंदर उसके अंदर मेथड्स लिख सकते हैं। सिमिलरली देखिए ये जो हमने एनम मैसेज बनाया था दोस्तों, ये जो मैसेज हमारा एनम है उसके लिए हमने लिखा इंप्लीमेंट उसका नाम, और फिर उसके अंदर जो भी फंक्शन जैसे एफ एंड कॉल लिखा और सेल्फ जो हमने बताया, तो हम उसके अंदर भी मेथड्स बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे हम लोग स्ट्रक्ट में मेथड्स डिफाइन करते हैं। सिमिलरली एसोसिएट फंक्शन, सिमिलर मेथड्स आपको एनम में भी देखने को मिलेंगे। सिमिलरली हम लोग वैसे ही बना सकते हैं। अब आया दोस्तों की ऑप्शन एनम, जो आपको बहुत जगह पे दिखेगा। ठीक है, ये भी ऑप्शंस भी बहुत जगह देखोगे, आप रस्ट के कोड में देखोगे ऑप्शन लिखा हुआ दिखेगा। ये भी एक सिंपल हमारा एनम होता है। वो क्या होता है हम लोग उसको देखते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स ऑप्शन इज नथिंग, ये एक एनम होता है। आप देख सकते हैं ऑप्शन ऐसे डिफाइन होता है। ये एक डाटा टाइप है जिसको हम स्टार्ट करते हैं एनम से, हम डिफाइन करते हैं, इसका नाम ऑप्शन। बट इसका यूज इतना ज्यादा है, यूज केस इतना ज्यादा है, एक बहुत अच्छी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। तो क्या किया, इसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, इसको डिफाइंड है, ये रेस्ट लैंग्वेज की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफाइंड है, तो आपको इसको अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ता अपने कोड में जब भी यूज करना पड़ता है। आप लिखोगे ऑप्शन, आपके रेस्ट की कंपाइलर को पता है ऑप्शन टाइप क्या होता है, ठीक, उसको ऑप्शन टाइप पता है। अब डायरेक्टली ऑप्शन टाइप यूज कर सकते हो। इवन ऑप्शन टाइप के डायरेक्टली आप वेरिएंट यूज कर सकते हो। आप लिख दोगे नन, आपका कोड समझ जाएगा। आप लिख दोगे सम, आपका कोड समझ जाएगा। प्रॉब्लम आपको एक आ रही है कि भाई ये टी क्या है, ये जो भैया इसमें बंद है ये क्या लेके आ गया ना। दोस्तों ये जेनरिक टाइप होता है।
क्या है ना, ये ऑप्शन टाइप जो है, जेनेरिक टाइप क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं, बाकी एडवांस का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, हम लोग आगे सीखते रहेंगे, पढ़ाता रहूंगा मैं आप लोग। बट किसी, जैसे ये ऑप्शन करता क्या है, ये एनम है, इसके दो वेरिएंट है, पहला है नन। आपको पहला किसी को बताना है कि भाई आपने कल को, कब आएगा काम, मैं ऐसे बताऊं, अगर कि आपने कोई रिजल्ट आया, ठीक है, आपने कुछ कैलकुलेशन की, आपने कोई एल्गो एल्गो कराई, आपने कुछ कैलकुलेशन की, तो उसमें क्या होगा कि मान लो कुछ रिजल्ट आया, और कभी कभी होगा क्या होता है रिजल्ट ना आए, ठीक है, तो उन सारी चीजों में एरर ना आए, कि आपके कंपाइलर के या फिर रन टाइम में जब आपका प्रोग्राम चल रहा होगा, आपने कोई प्रोग्राम चलाया, कोई फंक्शन उसमें कॉल किया और फंक्शन से कुछ रिटर्न आया था, मान लो कुछ दिक्कत हो गई और रिटर्न नहीं आया, ऐसी सिचुएशन आई कि उसमें से कुछ भी रिटर्न नहीं आया, ठीक है, हो सकती है, तो उस चीज में आपका प्रोग्राम उसमें क्या होगा, वो तो फट जाएगा, पैनिक कर जाएगा। एरर हैंडलिंग की मेरी वीडियो देख लो, आपको वहाँ पे ये सारी चीज समझ में आएगी, मैंने डाली हुई है। एरर हैंडल नहीं कर पाएगा वो, तो उसके लिए ऑप्शन आया एरर हैंडलिंग के लिए। क्या होगा कि यहाँ पे टाइप डिफाइंड है, तो हम वहाँ पे कोड में लिख देंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं आता है तो क्या होगा, तो वहाँ पे नन कॉल हो जाएगा। आपने एक ऑप्शन दे रखा है कि रिजल्ट टाइप में आपने रिटर्न में डाल रखा है कि इस टाइप का मेरा रिजल्ट होगा, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि उस टाइप का रिटर्न ना आया, उसकी जगह पे कोई वैल्यू ही नहीं आई, तो आप उस टाइप को ऐसे लिख सकते हो कि मेरा जो रिटर्न होगा वो ऑप्शन टाइप का होगा, और ये जो जेनरिक आपने टी लिखा है, ये टी आपके उस टाइप को रिप्रेजेंट करेगा, वहां पे जिस टाइप का आपको रिजल्ट चाहिए। मान लो आप चाहते हो U38 टाइप का रिटर्न आएगा, तो आप लिख दोगे ऑप्शन ब्रैकेट में टी की जगह पे U38 लिखोगे दोस्तों, एंड देन रिटर्न में नन आएगा, या फिर सम में, या फिर नन आएगा, या फिर जो वैल्यू आएगी वो U38 टाइप की होगी, 8 लिख देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने जेनरिक टी डाल दिया है, जो इन्होंने लाइब्रेरी में डिफाइन कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे बंदा अपना कोई भी डाटा टाइप यूज कर सकता है, ठीक है। आप देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने प्रोग्राम में लेट सम नंबर इक्वल टू सम 5 लिख दिया, इसको बताना भी नहीं पड़ा, आप इसने डायरेक्टली कोड में लिख दिया सम 5, और इसने समझ लिया हमारी लैंग्वेज में कि भाई ये ऑप्शन टाइप का ही है, ठीक है, ये ऑप्शन टाइप का ही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने डायरेक्टली उसका वेरिएंट यूज कर लिया, हमने बताया भी नहीं, लिखना क्या चाहिए था बेसिकली, ऑप्शन, ऑप्शन I32 एंड देन फिर सम लिखना चाहिए था, बट यहाँ हम लोग ने डायरेक्टली यूज कर लिया। तो ये हमारा ऑप्शन यूज होता है, काफी ज्यादा यूज केस हैं इसके। और जो रीजन ये था कि मेन एक और दिक्कत थी कि हमारे पास नल का ऑप्शन नहीं, जैसे आप देखोगे नन का ऑप्शन था, किसी भी लैंग्वेज में नन होता है, ठीक है, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वो नल रिप्रेजेंट करता है, नल रिप्रेजेंट करता है, कोई नन वैल्यू भेजता है। यहाँ पे वो चीज, उसकी वजह से सी में बहुत ज्यादा एरर आ रही थी, उस चीज को हैंडल करने के लिए उन्होंने ऑप्शन टाइप दिया है कि बंदा बता दे किस किस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन वहाँ पे मेंशन कर दे जहाँ पे नन रिटर्न आ सकता है, और तो रिटर्न टाइप में वो नन ले लेगा, नहीं तो वो हमारी अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो कर देगा। तो दोस्तों ये था ऑप्शन टाइप, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा यूज केस है, आगे जब हम प्रोग्राम कोई बनाएंगे इसके यूज आने वाले हैं, तो हम लोग एक बार फिर से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एंड इन ऑप्शंस के ऊपर ही एक बहुत ही पावरफुल जो हमारे यहाँ पे चीज यूज की इंट्रोड्यूस की है रस्म में, वो है मैच। वो आपका जैसे इफ एल्स होता है दोस्तों, वैसे ही कंट्रोल फ्लो करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, आपके कोड को बहुत ही रीडेबल बनाता है, ठीक है, और काफी आपके वर्बोसिटी कम करता है, आपके कोड, आपके कोड को वर्बोस कम करता है। इसको सिंपल सी डायरेक्टली मैं आप लोगों को एक सिंपल से एग्जांपल से अगर दिखाऊं दोस्तों, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, एक इन्होंने एनम टाइप बनाया है, इसके वेरिएंट्स बहुत, एनी है, निकिल है, डिम है, क्वाड, ठीक है। अब क्या करना है इनको, इनको क्या करना है कि बंदा इसमें से जब इस टाइप का, लेट मी शो यू, तो कोड पे ले चलते हैं। तो फ्रेंड्स एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि एक गेम है, ठीक है, एक गेम है जिसमें पेनीज का होता है, आप समझ लो कि अ, एक स्लाइड होती है, उसमें लोग सिक्कों को डंगाते हैं, उसके बाद उसमें अलग अलग साइज के होल्स होते हैं, सबसे छोटा वाला होल जो सबसे आखिरी में होगा, सबसे बड़ा वाला होल पहले होगा, गलत हो गया सर, उल्टा, सबसे छोटा वाला होल पहले होगा, सबसे बड़ा वाला होल आखिरी में होगा। तो ऐसे कॉइन्स क्या होते हैं, अलग अलग साइज के हिसाब से होल से गिरते जाते हैं, और वो हमें छांटने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, गेम का एग्जाम्पल है। तो उन्होंने क्या किया, एक एनम बना लिया, इसमें कॉइन है, उसके वेरिएंट है, पहला कॉइन क्या होगा, पेनी टाइप का होगा, जैसे आप समझ लो कि हमारा 1 रुपया, दूसरा 2 रुपए, तीसरा 5 रुपए का कॉइन हो गया, और फिर 10 रुपए का कॉइन हो गया, सबके साइज क्या धीरे धीरे बढ़ते चले, ठीक है। सबसे छोटा होगा वैसे तो 5 रुपए का कॉइन होता है, ठीक है, दूसरा फिर 1 रुपए का, तीसरा फिर ऐसे 2 रुपए का, फिर 10 रुपए का कॉइन का साइज है। तो उसके लिए इन्होंने वही चीज यहाँ पे एक मैच आपको हेल्प करता है। मैच क्या करता है, आपको पैटर्न मैचिंग में बहुत हेल्प। अब आपको क्या है कि आपसे बोला कि किस टाइप का, इन्होंने यहाँ पे कोड लिख दिया सबके लिए। अगर पेनी वेरिएंट का आता है तो 1 प्रिंट कराना, कि मतलब 1 कॉइन थे। अगर निकल वेरिएंट का बंदे ने इनपुट दिया है तो हमको बताना है 5 कॉइन थे। अगर डिम वेरिएंट का है तो 10 कॉइन थे, अगर क्वार्टर वेरिएंट का है तो 25 कॉइन थे। ऐसे हमको गिन के यहाँ पे वैल्यू लिखिए, रिटर्न कराना। तो आप देख सकते हैं कि इनपुट जो हम लोगों ने लिया वो कॉइन टाइप का होगा, तो कॉइन टाइप का एक पैरामीटर, एक वेरिएंट आप भेजोगे, तो कैसा इनपुट भेजोगे, जैसे मैंने यहाँ पे भेजा कॉइन, उसके आगे उसका वेरिएंट का नाम है ना, आप ऐसे भेजते हो, आएगा। इसने यहाँ पे मैच के आगे आपको क्या लिखना है मैच के आगे लिखना है जो इनपुट आएगा, ठीक है। इनपुट कैसा आएगा आपको पता है, कॉइन टाइप का आएगा।
उसके अंदर की वैल्यू कैसी आएगी, ऐसे आएगी कॉइन डिम। आपको उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाना है और उसके पैटर्न को मैच करना है। इनपुट अगर हम अभी हटा दें, कंट्रोल सी, वैसे तो हमने बोला कॉइन टाइप का आएगा तो कुछ एक वेरिएंट ही तो आएगा। हमने यहाँ पे ऐसे लिख देना, ये आया। जब ये आया एक पहली बार में हमारा, तो ये इनमें से मैच किया जाके, इसमें पहले से मैच नहीं हुआ तो आगे जाएगा, दूसरे से मैच नहीं हुआ तो फिर आगे जाएगा, तीसरे से मैच हुआ कॉइन डिम, तो ये इसके आगे जो कोड लिखा होगा उसको चला देगा। मैंने कोड के नाम पे कुछ नहीं लिखा दोस्तों, केवल रिटर्न 10 करा दिया है। आप यहाँ पे बाकायदा पूरा करली बेसिस के अंदर पूरा ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हो जो वो चला देगा। तो इफ के अंदर जैसे होता नहीं है, इफ कंडीशन मैच की तो उसके अंदर कोड रन करेगा, नहीं तो एल्स कंडीशन के अंदर रन करेगा। अगर इफ हमारी मैच नहीं की तभी एल्स में जाएगा, नहीं तो वो आगे नहीं जाएगा। जैसे ये यहाँ पे मैच नहीं किया तब यहाँ पे आया, यहाँ पे मैच नहीं किया तो यहाँ पे आया, और आखिरी में जिसने डिम में मैच किया तब इसने 10 निकाला। तो आप देख सकते हैं, मैंने बोला था ना कि होल के साइज से होता है कि छोटा सिक्का तो होगा, सबसे छोटा होल पहले रखना पड़ेगा, नहीं तो सारे सिक्के, अगर बड़े वाले हमने बड़ा होल पहले रख दिया 10 के सिक्के का, तो सारे सिक्के उसी में गिर जाएंगे, तो फायदा क्या होगा। इसमें भी हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। पैटर्न मैच ऊपर से करना स्टार्ट होता है, उसको जहां अपना पैटर्न मिलता है वो रन कर जाता है, नहीं तो वो आगे बढ़ता चला जाता है। और जैसे ही रन किया फिर ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, यहाँ से कोड आपका ब्रेक हो जाएगा, फिर उसके आगे नहीं जाएगा दोबारा कुछ। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज हमें रखनी पड़ती है दोस्तों, कि ये मैच देखता है कि ये सारे पैटर्न होने चाहिए। अगर मैं चाहूँ कोई यहाँ से दोस्तों, पहले मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक वेरिएंट ये फंक्शन कॉल किया, इसमें मैंने डिम और पॉइंट डिम डाले हैं, और मैं चाहता हूँ कि 5 रिटर्न आए। देखते हैं कि आया कि नहीं आया। हम लोगों ने इसको रन किया और आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डिम इज 10 आ गया। ठीक है। और यहाँ पे डिम हमारे कितने थे, 10 ही थे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं चाहूँ कि मैं एक कंडीशन को हैंडल ना करूँ, इसको कमेंट आउट कर दूँ, अब देखिए क्या है, चलेगा। तो यहाँ पे एरर आ गई। एरर क्या आई, बोल रहा है नॉन एग्जॉस्टिव पैटर्न, ये वाला जो पैटर्न है ये कवर नहीं किया। इसने बोला भाई क्वाइन क्वार्टर जो इसका चौथा पैटर्न है ये कवर नहीं किया। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपने तो बोल दिया कि भाई इसमें, यहाँ से पता चला कि क्वाइन का कोई भी वेरिएंट आ सकता है, तो ठीक है इस फंक्शन में कोई वेरिएंट आ जाएगा। मैच भी कराने चला तो ये कोई भी वेरिएंट आ जाएगा, तो ठीक है इसको भी पता है कि इस टाइप का कोई वेरिएंट आएगा। सॉरी मैंने इसको अगर कर दिया है, ठीक है, ये मैं इसको अभी वही एरर आएगी, आप देख सकते हैं। दोस्तों हुआ क्या है कि अब इसके ये 3 वेरिएंट आ रहे हैं, मान लो चौथा आ गया। अब आपके मैच को पता ही नहीं है कि इस वेरिएंट के साथ क्या करना है, वो तो इनमें ही ढूंढने जाएगा ना, उसको कोई वेरिएंट नहीं मिला तो वो वहां पे प्रॉब्लम उसके लिए हो सकती है। तो उसका एक और सॉल्यूशन है कि दोस्तों आपको सारे वेरिएंट नहीं करने हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अंडरस्कोर लगा सकते हो। ये क्या होता है, प्लेस होल्डर होता है, ये बताता है कि भाई अगर कोई वेरिएंट ना मैच करे तो ये चला देना। मैं ये चलाता हूँ, देखिए कोड बाकायदा आराम से चल रहा है। और मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, चौथा वेरिएंट लिखता हूँ, क्या नाम था, बटर था। अब देखिए कोड क्या करेगा, ये यहाँ पे इसने प्रिंट 25 करा दिया। ठीक है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, अगर मैं अब मैं इससे ये वेरिएंट भी हटा दूं तब भी ये प्रिंट क्या कराएगा, तब भी ये कोड बाकायदा रन करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल दिया कि अगर कुछ भी ना मिले तो ये वाला चला दो। तो इसमें ये 2 वेरिएंट हैं, बाकी वेरिएंट नहीं मिलेंगे तो ये 25 चला देगा। तो अब आप देख सकते हैं, मैं इसका ये वाला वेरिएंट भी हटा दिया था जो मैं, ये डिम वाला, अगर मैं यहाँ पे डिम करूँ देन तब भी ये कोड रन करेगा, बट रिटर्न आपका वही 25 ही आएगा। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डिम। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप ये मैच पैटर्न कैसे काम करता है, और आप देख सकते हैं आपके कोड के ब्लॉक को कितना क्लीन बना। अगर आप यही एफ करते तो इसके लिए इफ लगाते, इसके लिए इफ एल्स लगाते, फिर इफ एल्स लगाते, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बढ़ाते चले जाते, तो इसी चीज को करने के लिए आपके कोड को कितना बड़ा बना देता, कितना वर्बोस बना देता, कितना अनक्लीन क्लीन दिखता है, ये कितना क्लीन बना दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम ये आई कि ये आप कोड को क्लीन तो बनाता है, बट अगर आपको सारे पैटर्न्स के साथ मैच कराना है तभी आप इसको यूज करें, तो एफ एल्स को यूज, क्योंकि एफ एल्स क्या करता है कि आप उसमें एक कंडीशन भी कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको केवल एक कंडीशन, तो उसके लिए कल सही है। अगर आपको बहुत सारी कंडीशंस को एक साथ चेक करना, तो आपके कोड को बहुत अच्छे से रहता है पैटर्न मैचिंग। ये एग्जॉस्टिव होता है, मतलब आपको ये सारे पैटर्न पता कैसे हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, और इस तरीके से आप अपनी कंडीशनल फ्लो, जैसे मैंने बोला था, आपके पैटर्न फ्लो और कंडीशनल फ्लो को मैनेज कर सकते हैं, कोड के फ्लो को मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये था आपका पैटर्न मैचिंग। आई होप आप इस पे कुछ कुछ और जाके इस पे एग्जांपल अपने से लिख के देखो, आप जाके रेस्ट बुक में देखो और कौन कौन है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे आप उसको कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा, जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहा है हमारे क्रैश कोर्स का, इसके बाद आई गेस बेसिक सारे जो बेसिक आपको नॉलेज चाहिए वो यहाँ तक कवर हो चुकी है। इसके बाद आप ना कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हो, और बीच ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का हो, या फिर आपका कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना हो, या फिर रस्ट का कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी एडवांस चीजें आप उसके साथ सीख सकते हो। बट इस वीडियो में लास्ट में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आपको एक बार मॉड्यूलर स्ट्रक्चर कोड का क्लियर होना चाहिए। कल को आप जब कोई लाइब्रेरी लिखोगे, यहाँ तक हम लोगों ने एक पैकेज क्रिएट किया। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ पहले अपने।
जब हम लोग जाते हैं पैकेज क्रिएट करते हैं कार्गो न्यू करके, तो उसमें क्या-क्या फाइल आती है। टारगेट तो पहले से होती है, कभी डिलीट कर देते हैं, तो बाद में बिल्ड होती है, मैंने आपको बताया था। गिट इग्नोर भी अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आपको गिट के लिए मैनेज करता है। कार्गो लॉग वो बाद में क्रिएट हो जाता है, बस इतना स्ट्रक्चर बन के आता है दोस्तों। एक कार्गो डॉट टॉमल, एक सोर्स के अंदर मेन डॉट आरएस। अब दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया 2 तरह की फाइलें बनती है। अगर आपको लाइब्रेरी बनानी है कोई, तो आप lib.rs बनाते हो, ठीक है? तो वो और ये अगर आपको कोई एक्जीक्यूटेबल फाइल बनानी है, तो वो बाइनरी बनाते हो main.rs, ठीक है? अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक्जीक्यूटेबल फाइल बनानी थी, तो हम लोगों ने main.rs वाली बनाई, तो हम लोगों ने सीधा लिखा कार्गो न्यू, और वो फिर बाइनरी, बाय डिफॉल्ट वो बाइनरी ही क्रिएट करता है। अगर हम कार्गो न्यू और अपने प्रोजेक्ट के नाम के आगे डैश डैश लिब लिख देते हैं, तो वो लाइब्रेरी टाइप का क्रिएट करता है। डिफरेंस ये होता है, यहाँ सोर्स के बाद यहाँ main.rs की जगह lib.rs लिखा होता है। ठीक है। अब लाइब्रेरीज़ के साथ दिक्कत ये है, दिक्कत कुछ नहीं है, उनका यूज़ केस अलग है दोस्तों। यूज़ केस ये है कि अगर हम लाइब्रेरीज़ डायरेक्टली कोई एक्जीक्यूटेबल फाइल में कंपाइल नहीं हो सकती, वो हम किसी दूसरी बाइनरी में उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? जैसे हम कोई इम्पोर्ट करते हैं क्रेड अपने फाइल में, तो उस क्रेड को हम लोग डायरेक्टली अपने इसमें इम्पोर्ट करके, मैं यही स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, इस डिपेंडेंसी के नीचे लिख सकते हैं कि भाई ये क्रेड हमको यूज़ करना है, इस पैकेज को हमको इम्पोर्ट करना है। उसके बाद उसके कोड को हम लोग अपने main.rs वाली फाइल में लिख के उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? बट वो जब मेरी main.rs कंपाइल होगी, तो उसमें मेरे उस लाइब्रेरी के उस कोड को जो मैंने इम्पोर्ट किया, वो भी कंपाइल हो जाएगा उसके साथ। बट वो डायरेक्टली मैं चाहूँ उस लाइब्रेरी को केवल बिल्ड कर दूँ, वो नहीं हो सकता। lib.rs बिल्ड डायरेक्ट नहीं होगा। वो हेल्प करने के लिए होती है आपकी बाइनरीज़ के लिए, कि आपको कुछ कोड ऐसी लाइब्रेरीज़ बना के आपको पोस्ट करनी है, कल को यूज़ कर सकें। तो उसके लिए जैसे एनपीएम में होता है, पैकेज मैनेजर में बहुत सारे पैकेजेज़ हम यूज़ करते हैं और बाद में उसका बिल्ड बनाते हैं। यहीं पे हम इस main.rs फाइल को, उसके बाद बाइनरी टाइप का क्रिएट होना। तो ये सब तो ठीक था, बट अभी आया कि मेन पैकेज और क्रेड के बीच में डिफरेंस मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। ये आपको आना चाहिए, उसके बाद आप चीज़ें मॉड्यूल स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा एडवांस चीज़ें होगी, हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। बट मैं इस वीडियो में आपको साथ ही साथ एक बार क्रेड और पैकेज के बीच में डिफरेंस बता दूँ। दोस्तों जब भी आप कार्गो न्यू करते हो, तो वो आपकी एक पैकेज को क्रिएट करके देता है, ठीक है? बाकायदा आप देखेंगे कार्गो.toml में साफ-साफ लिखा है ये पैकेज है, पैकेज का नाम ये है, वर्ज़न ये है, एडिटर ये है और इसके अंदर डिपेंडेंसीज़ ये सारी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें, फिर आप कहोगे कि क्रिएट और पैकेज में डिफरेंस क्या है? तो पैकेज और क्रिएट में मैं आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंस दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने वैसे ज़्यादा बात नहीं की बात, लेकिन आगे बहुत कन्फ्यूज़न होगा। आप create.io पे जाके देखोगे, वहाँ पे पैकेजेस पड़े हैं। आप बोलोगे भाई create.io है, इसमें क्रेड्स होने चाहिए। तो ये एक्चुअली बहुत कुछ सेम होता है इनके बीच में। इसीलिए इनमें बहुत कन्फ्यूज़न आपको आने वाली है आगे। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ बेसिक डिफरेंस। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं दोस्तों। पैकेज का डेफिनेशन है, अ कार्गो फीचर दैट लेट यू बिल्ड, टेस्ट एंड शेयर क्रेड्स। ये कार्गो का आपका फीचर है जो आपको हेल्प करता है आपके क्रेड्स को बिल्ड करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और शेयर करने के लिए। ठीक है? तो जो क्रेट्स होते हैं उनको बिल्ड आप पैकेजेस की मदद से कर सकते हो, उनको टेस्ट कर सकते हो, उनको शेयर कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये पैकेज है। इस पैकेज की मदद से आप क्या शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो ये जो डिपेंडेंसीज़ डालते हो, जहाँ पे आप क्रेट इम्पोर्ट करते हो, वो पैकेज की मदद से ही करते हो, ठीक है? आप बिल्ड करते हो, तो ये कार्गो.toml ही तो आपकी बिल्ड फाइल को बताती है कि भाई ये आपकी जो कार्गो ये आपको हेल्प करता है कि भाई मेन डॉट ये वाली फाइल से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया पाथ क्या, तो आपकी यही ये पैकेज की जो फ़ाइल है यहाँ पे कार्बोरेटॉमल, इससे आपके कंपाइलर को पता चलता है कि कौन से रूट को उसको पकड़ना है। ये सारी चीज़ें प्रीडिफाइंड होती हैं। ठीक है दोस्तों। टेस्ट केसेस भी लिखते हो, तो यहाँ डिपेंडेंसीज़ आपको डालनी है। अब यहाँ पे ये आ रहा है, अगर मैं आपको सीधे-सीधे बताऊँ, तो पैकेज के अंदर बहुत सारे क्रेड्स हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। एक पैकेज केवल एक क्रेड भी हो सकता है, बट एक पैकेज के अंदर बहुत सारे क्रेड्स भी हो सकते हैं। क्रेड क्या होता है? एक मिनिमम कंपाइलेबल कोड आपका, जिसको कंपाइल कर सकते हैं। मिनिमम कंपाइलेबल कोड, वो एक सिंपल सी कार्गो.rs सॉरी रस्ट की .rs फाइल भी हो सकती है, इसमें मेन फंक्शन। उसको भी हम लोग क्रेड बोलते हैं। तो मिनिमम कोड जिसको हम कंपाइल कर सकते हैं, उसको हम लोग क्रेड बोलते हैं दोस्तों। और एक पैकेज के अंदर ऐसे बहुत सारे क्रेड्स हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा भी क्रेड्स हो सकते हैं। बट एक क्रेड के अंदर बहुत सारे पैकेज हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। पैकेजेस के अंदर बहुत सारे क्रेड्स को मिलके हम लोग उसको पैकेज बोलते हैं। पैकेज इसीलिए बोलते हैं, एक छोटा-सा कोड जिसे हम कंपाइल कर सकें, जो एक यूज़ेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उन सारे बहुत सारे कोड्स को मैच करके हम लोग एक हम लोग क्या करते हैं, एक पैकेज बनाते हैं। अब आप कहोगे कि फिर क्रेट बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी भाई, मैं उसको बोल देता मेरे बहुत सारे मॉड्यूल्स भी तो होते हैं। तो यहाँ पे आता है अ ट्री ऑफ मॉड्यूल्स दैट प्रोड्यूस अ लाइब्रेरी और एक्जीक्यूटेबल, उसको हम क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट किससे बना होता है? बहुत सारे मॉड्यूल्स को मिला के। अब दोस्तों मॉड्यूल क्या होता है? तो हम लोग डिफाइन करते हैं मॉड करके, ठीक है? जैसे मेरे को चाहिए था कि ये मैंने ये सारे फंक्शंस एक कोड ब्लॉक में डाल दूँ, तो मैं क्या करता, इसको यहाँ पे सबको कर्ली ब्रेसेस में डाल देता दोस्तों, सबको कर्ली ब्रेसेस में डालता और इसके आगे लिख देता मॉड और इसका कुछ भी नाम लिख देता एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक है? तो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको फॉर्मेट सही से करूँ, तो आप देख सकते हैं ये एक कोड ब्लॉक हो गया। आप देख रहे हैं सारे, मैंने बोला था
छोटे-छोटे कोड ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम फंक्शंस का नाम दे सकते हैं। बट उन सारे फंक्शंस को एक कोड ब्लॉक में डालना है तो हम उसको एक मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है? अभी यहाँ पे आप कह रहे हो कि यहाँ पे मैंने मॉड्यूल लिखा है, इससे पहले जो मेरा कोड था वो तो किसी मॉड्यूल में नहीं था। एक्चुअली दोस्तों वो था। जब आप कोई मॉड्यूल नहीं डिफाइन करते हो, तो ये जो आपकी फाइल का नाम है मेन, ये भी एक मॉड्यूल ही है। main.rs में जो मेन है, ये मेन मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे इनविजिबल है, बट एक मेन मॉड्यूल है पूरी ये फाइल जिसके अंदर सारा कोड पड़ा हुआ है दोस्तों। तो ऐसे अगर हम 3-4 फाइल्स को लगाते हैं, ठीक है? 3-4 फाइल्स को यूज़ करते हैं, तो क्या होगा? वो सारे मॉड्यूल्स होंगे और वो सारे इम्पोर्ट किसमें हो रहे होंगे? इस main.rs फाइल में, और ये main.rs उसको एग्जीक्यूट कर पा रही है, एक्जीक्यूटेबल फॉर्म में बना रही है, तो उसको हमें क्रिएट बता देता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था। ये एक बिगिनर लेवल पे आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला। आज थोड़ा और रिसर्च करो, चैटजीपीटी से बोलो कि वो आपको क्रिएट्स और मॉड्यूल के बीच में एक एग्जांपल बना के दे, डिफरेंस क्रिएट करके दे। जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे कि ये जो ट्री है वो कैसे काम करता है। बाकी मैंने एडवांस की वीडियोज़ में पूरा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो डाल रखी है, आपको और जानने की इन्फॉर्मेशन लेंगी तो आप वहाँ से इसको इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक आपको चाहिए कि रस्ट मुझे आगे कंटिन्यू करना है। अभी मुझे प्रोजेक्ट में थोड़ा उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूँ रस्ट थोड़ा और पढ़ लूँ, तो आप जाके वो मेरे सारी उन वीडियोज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। अभी ये जो हमारा क्रैश कोर्स था उसके लिए इतना ही, ठीक है? जिसमें हम लोग आगे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें और आगे हम लोग इन सारे एडवांस टॉपिक को पढ़ सकें। आई होप आपको ये क्रैश कोर्स मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ब्लॉकचेन से रिलेटेड सारे कोर्स जो भी रस्ट लैंग्वेज में है, गो लैंग्वेज में है, सॉलिडी में है, सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। मैं ब्लॉकचेन डेवलपर हूँ, मैं कोर ब्लॉकचेन डेवलप करता हूँ, तो मैं कंसेंसस से लेके हर टॉपिक्स को इन डेप्थ बताने वाला हूँ दोस्तों। काफ़ी कुछ ही समय में सारी चीज़ें अपलोड हो जाएँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि वो रस्ट लैंग्वेज जल्दी से जल्दी सीखें, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सीरीज़ में, जिसमें हम लोग कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे बात करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।